कॉलेज अभी पास किया है और मैं सन्न हूँ। मेरी शादी हो चुकी है और मुझे भनक तक नहीं थी। तलाक लेने के लिए मुझे इस सुदूर सीमा चौकी तक आना पड़ा। तभी एक तीखी और साफ आवाज गूंजी, किसे ढूंढ रहे हो? मैंने गाड़ी से उतरती उस महिला की ओर देखा। मैं सेरेना सॉन्ग को ढूंढ रहा हूँ। क्या आप उन्हें जानती हैं? सेरेना ही उनकी कमांडर है और वह ठीक मेरे सामने खड़ी है। उसकी आंखों में हैरत की एक झलक दिखी। उसकी याददाश्त तेज है, पर यह चेहरा कितना भी सुंदर हो बिल्कुल नया है। सेरेना सॉन्ग से क्या काम है? मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरे सामने खड़ी महिला मेरी अपनी पत्नी है। मैं उसका पति हूं, मुझे उससे बात करनी है। लड़के, इतनी झूठ क्यों बोल रहे हो? सेरेना सॉन्ग का कोई पति नहीं है। तुम असल में कौन हो? सेरेना की नजरें मुझ पर टिकी थीं, सतर्क और ठंडी। रेगिस्तान में 4 घंटे पैदल चलने के बाद मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। इन लोगों का रवैया और चिढ़ा रहा था। मेरा सब्र टूट गया। सुनिए, आप कैसे कह सकती हैं कि उसका कोई पति नहीं है? उसे बुलाइए और मेरा सामना करने दीजिए। ऐसे मत देखिए जैसे मुझे यहाँ आने का शौक है। मैं थक चुका हूँ और प्यासा हूँ। यह सफर तो सजा जैसा रहा। जो महिला तुम्हारे सामने खड़ी है वही हमारी कमांडर है और वही सेरेना सॉन्ग है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। क्या? जिसे मैं ढूंढ रहा था वह यही थी। काश मैं कहीं गायब हो पाता। वहां मौजूद भीड़ दंग रह गई। सब जानते थे कि कमांडर शादीशुदा है। जब सेरेना के प्रमोशन की बात आई तो ऊपर से आदेश था कि शादीशुदा उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकारियों को लगा कि एक विवाहित महिला में अपनेपन का एहसास ज्यादा होगा। उसी वक्त मेरे परिवार ने मेरी शादी उस आदमी के पोते से तय कर दी जिसने कभी मेरे दादा की जान बचाई थी। खबर थी कि वह बस एक सीधा साधा किसान है, पर मैंने उसकी फोटो देखी थी। वह अच्छा दिखता था और उसके परिवार ने मेरे दादाजी की मदद की थी। मैंने सोचा क्यों नहीं। मुश्किल ये थी कि मैं उस समय ड्यूटी पर थी। एक के बाद एक देरी होती गई। 2 साल बीत गए और मैं उस आदमी से कभी नहीं मिली जिससे कानूनी तौर पर मेरी शादी हुई थी। जब सब सामान्य हुआ तो मैंने पूछा कि क्या वह मेरे साथ चौकी पर रहना चाहेगा। उस एक सवाल ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इवान, तुम धोखा दे रहे थे। मैं यह समझ ही नहीं पा रही थी। और सैन्य विवाह में दखल अंदाजी जुर्म है। मैं कानूनी कार्रवाई करने वाली ही थी कि तभी एक और खबर आई। वह अपनी प्रेमिका के साथ नदी में कूद गया था। सॉन्ग परिवार ने मामले को रफा दफा कर दिया, लेकिन वह महिला जिंदा बाहर निकाल ली गई। वह अभी भी सलाखों के पीछे है। पूरी चौकी को यह पता है। यह तब शुरू हुआ जब सेरेना के सीनियर ने उसकी निजी जिंदगी के बारे में पूछा और सुझाव दिया कि वह अपने पति को बुला ले ताकि उनका रिश्ता बेहतर हो सके। सेरेना के पास अपने सीनियर को सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई सैन्यकर्मी वहां से गुजर रहा होगा जिसने सब सुन लिया और पूरे बेस में फैला दिया। और देखते ही देखते सबको पता चल गया। अब एक बेहद हैंडसम नौजवान आया है जो खुद को कमांडर का पति बता रहा है। ड्यूटी पर मौजूद गार्ड्स को यह सब बहुत अजीब लग रहा है। सेरेना ने खुद को संभाला और वर्तमान में लौटी। मैं सेरेना सॉन्ग हूं, मेरा कोई पति नहीं है। तुम कौन हो? यह पूछताछ जैसा लग रहा था। क्या आपके परिवार ने आपको पत्र नहीं भेजा? सेरेना ने सोचा। उसे वाकई हाल में कुछ नहीं मिला था। कमांडर डाकिया बीमार पड़ गया था। वह घर पर ही फंसा हुआ है। यह जगह इतनी दूर है कि कोई उसकी जगह लेने वाला नहीं था। उसने कुछ दिन की छुट्टी ली है। पत्र शायद कुछ दिन में आ जाएगा। तुम्हें यह सब कैसे पता? कुछ दिन पहले मैं उसे ढूंढने गया था। उम्मीद थी कि घर से कोई चिट्ठी आई होगी। मैं यह भी पूछने वाला था कि क्या मुझे जल्दी छुट्टी मिल सकती है। जब मैं उसे मिला तो उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए मैं कुछ दवाइयां ले आया। मुझे कोई पत्र नहीं मिला। पर तुम फिर भी समझा सकते हो कि तुम खुद को मेरा पति क्यों कह रहे हो। मेरा नाम एथन यू है। मैं लुचेन काउंटी के यू गांव से हूं। आपके पति को गांव के मुखिया का बेटा होना था, पर वह मर चुका है। जब उसके परिवार ने सामान खंगाला तो उन्हें शादी का सर्टिफिकेट मिला जिस पर मेरा नाम था। खोजबीन करने पर पता चला कि इवान यू ने 2 साल पहले आपके साथ शादी रजिस्टर की थी, पर उसने जो रजिस्ट्रेशन बुकलेट भेजी वह मेरी थी। उस साल काउंटी केंद्रीकृत रजिस्ट्रेशन के लिए बुकलेट जमा कर रही थी। गांव के सब लोगों ने अपनी बुकलेट मुखिया के घर छोड़ी थी ताकि उन्हें एक साथ शहर ले जाया जा सके। इवान आपसे शादी नहीं करना चाहता था, पर उसके परिवार ने दबाव डाला तो उसने मेरी बुकलेट चुराकर मेरे नाम से शादी रजिस्टर कर ली। उस साल मैं राजधानी में पढ़ाई कर रहा था। मुझे इस बात की भनक तक नहीं थी। मेरे परिवार ने भी गौर नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं देखा कि बुकलेट से मेरा पन्ना गायब था। और बस गलतफहमियों के सिलसिले की वजह से मैं आपसे शादी कर बैठा। अगर ऐसा न हुआ होता तो हम आज एक दूसरे के लिए अजनबी होते। आप एक कमांडर हैं, ऊंचे ओहदे पर हैं। आप नहीं चाहेंगी कि ऐसी जबरन शादी आप पर थोपी जाए, है ना? मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूं, इसलिए तलाक लेने आया हूं। हालांकि हमारे परिवार कोशिश करने का दबाव बना रहे हैं। मेरा परिवार नहीं चाहता कि मैं तलाक लूं, वे चाहते हैं कि मैं एक मौका दूं। मैंने अभी हां कह दी, पर सिर्फ समय निकालने के लिए। मैं यहां आपके साथ एक सौदा करने आया हूं। मैं 1 महीने यहां रहूंगा। आप अपनी जिंदगी जिएं जैसे मैं यहां हूं ही नहीं। 1 महीना पूरा होते ही हम घर फोन करेंगे और कह देंगे कि हम साथ नहीं रह सकते, कि हमने कोशिश की पर बात नहीं बनी। तलाक ही इकलौता रास्ता है। इस आदमी की हिम्मत तो देखो, वह सोचती है
कोई हैरानी नहीं कि वह इतने आत्मविश्वास से बात करता है। और यह जानकर कि मैरिज सर्टिफिकेट पर इवान का नाम नहीं है, वह धोखेबाज नीच इंसान सेरेना को थोड़ी राहत मिली। ठीक है, मंजूर है। पहले कहीं ठिकाना ढूंढ लो, मैं वापसी पर तलाक की अर्जी दाखिल कर दूंगी। शुक्रिया। 1 महीने के लिए आपको ये सब झेलना पड़ रहा है, माफ करना। बस मुझे रहने की कोई जगह दिला दीजिए। अगर यहाँ चौकी पर कोई खाली कमरा हो तो मैं 1 महीने के लिए किराया दे दूंगा। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आपके जानने से पहले ही मैं चला जाऊंगा। उसके सामने खड़े इस आदमी में वाकई सबको लुभाने की खूबी है। एथन के हाथों पर एक भी निशान नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कथित तौर पर गरीब गांव में पला बड़ा हो, उसकी पृष्ठभूमि सुनी सुनाई बातों से कहीं अधिक आरामदायक रही होगी। वह लाड़ प्यार में बड़ा हुआ है, वरना उसके हाथ मेहनत का सबूत जरूर देते। चलो, मैं तुम्हें वापस चौकी ले चलती हूँ और तुम्हारे ठहरने का इंतजाम करवाती हूँ। ओह, बस से उतरने के बाद मैंने कहीं अपना सूटकेस खो दिया। क्या कोई उसे ढूंढने में मदद कर सकता है? सिर्फ एक बैकपैक के साथ इतनी दूर यात्रा करना थोड़ा अजीब लगता है, तो उसने रास्ते में अपना सूटकेस खो दिया। पेट्रोल रूट से रेगिस्तान में बस स्टॉप की तरफ जाओ और रास्ते में चेक करो, देखो कहीं कोई सूटकेस पड़ा है क्या। अगर मिले तो वापस ले आना। लियांग मिलिट्री जीप लेता है और रेगिस्तान की गहराई में चला जाता है। सेरेना मुझे पहले चौकी ले जाती है। रेगिस्तान का यह हिस्सा बॉर्डर जोन है, यहां से चौकी काफी दूर है। मैं कई दिनों से बिना आराम के चल रहा हूं। जिस पल मैं पैसेंजर सीट पर धंसा, शरीर की हर मांसपेशी ढीली पड़ गई। शायद तुम गलत स्टॉप पर उतर गए थे। अगर तुम उस इलाके से आ रहे थे तो सीमा चौकी तक पहुंचने के लिए तुम्हें रेगिस्तान पार करना पड़ा होगा। कुछ मिनट गुजर गए, कोई जवाब नहीं। उसने मेरी तरफ देखा। मेरा सिर एक तरफ झुक चुका है, मैं पूरी तरह सो चुका हूं। सेरेना कुछ और नहीं कहती, लेकिन बिना सोचे उसने गाड़ी की रफ्तार धीमी कर ली ताकि सवारी जितनी हो सके उतनी सहज रहे। इस बीच रेगिस्तान के दूसरी तरफ लियांग रास्ता ढूंढता है और मेरा सूटकेस पा लेता है। वह हमसे पहले चौकी लौटता है और अपने साथी सैनिकों को वह सब बताता है जो उसने आज सुना और देखा था। खबर जंगल की आग की तरह फैली। जल्द ही पूरी चौकी को पता चल गया कि कमांडर का पति आ गया है और वह तलाक लेने आया है। यह खबर उस वक्त की धोखे वाली घटना से भी ज्यादा सनसनीखेज थी। शाम के 6 बजे तक तापमान दोपहर के 30 डिग्री से घटकर सिर्फ 10 पर आ गया। यहाँ का मौसम बेहद कठोर है, बिना किसी चेतावनी के भारी तूफानों के साथ तेजी से बदलता है। यहाँ आने वाले अधिकतर सैन्य परिवार इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। सेरेना चौकी के अंदर पार्क कर चुकी है, लेकिन मैं अभी भी सो रहा हूँ। वह मुझे देखती है। वह सोचती है कि एथन ने 1 महीने रहने की बात कही थी, कौन जाने वह टिक भी पाएगा या नहीं। कमांडर, आपको इतनी देर क्यों हो गई? मैंने कमरा साफ कर दिया है और उसका सामान भी पहुंचा दिया है। जब लियांग करीब आता है तो उसे एहसास होता है कि मैं अब तक सो रहा हूं। मैं उनिंदी आंखों से जागता हूं। हम चौकी पर पहुंच गए हैं। यहां से पैदल लगभग 10 मिनट और लगेंगे। कहीं सर्दी न लग जाए। मुझे कहना होगा कि मेरी यह पत्नी काफी विचारशील है। उसने मेरे लिए एक अतिरिक्त परत कपड़ा भी ला दी है। शुक्रिया। आपको जगाने के लिए माफ करना, फिक्र मत करो। मैं बहुत थका हुआ था कि आंखें खुली नहीं रखी गई। मैंने सो सुना आपने मेरा सामान ढूंढ लिया। वो कहाँ है? तुम्हारे कमरे में। मैंने तुम्हारे ठहरने का इंतजाम कर दिया है। फैमिली क्वार्टर बिल्डिंग में एक कमरा खाली है। तुम फिलहाल वहां शिफ्ट हो सकते हो। अगर पसंद ना आए तो कल बदलने की रिक्वेस्ट डाल देना। बहुत शुक्रिया। परेशानी के लिए माफी चाहता हूं। बस चाबी दे दीजिए, तुम जाओ और अपने काम देखो। जरूर, मैं निकलता हूं फिर। मैं इस दुनिया में इतना रच बस गया हूं कि कभी कभी अपनी पुरानी दुनिया की आधुनिक तकनीक को भूल जाता हूं। मैं अपने परिवार के लाड़ प्यार में पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। अगर सच कहूं तो पढ़ाई ही इकलौती मेहनत है जिसे मैंने झेला है। बाकी सब बिल्कुल नहीं। मैंने राजधानी की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए मेहनत की और परिवार पर बोझ कम करने के लिए मैंने पार्ट टाइम काम करके अपना खर्च खुद उठाया। मेरा एक अमीर सहपाठी निवेश करके मालामाल हो गया। मुझे लगा मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही स्मूथ चलेगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। अब मैं बस ये तलाक पूरा कर अपनी आरामदायक जिंदगी में लौटना चाहता हूं। मैं ऐसी जगह आ गया जहां मुझे कोई नहीं जानता। सेरेना को मेरी आह सुनाई देती है। उसे लगता है कि यह यहाँ की कठोर परिस्थितियों की वजह से है। सच में वह उसे दोष नहीं दे सकती। कॉलेज ग्रेजुएट स्कूल से निकलते ही पता चले कि किसी ने उसके नाम पर शादी कर ली। यह एक गड़बड़ थी, पर कानूनी तौर पर बाध्यकारी। इसे खत्म करने के लिए उसे पूरा तलाक प्रोसेस पूरा करना होगा। और अगर वह कभी दोबारा शादी करना चाहे तो उस पर तलाकशुदा का ठप्पा होगा। देखा जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान उसी का हुआ है। अगर कुछ चाहिए हो तो बताना, मैं जितना हो सके करूंगी। ठीक है। सिर्फ 1 महीना। फैमिली क्वार्टर्स की तरफ जाते हुए लोग सेरेना को एक नौजवान को ऊपर ले जाते देखते हैं। नजरों का तांता लग जाता है, फुसफुसाहटें फैलती हैं, सबके चेहरों पर जिज्ञासा है। मेरा कमरा तीसरी मंजिल पर है। ऊपर जाते हुए छोटे बच्चे बड़ी आंखों से घूर रहे हैं। गलियारे में एक साथ पक रहे दर्जन भर अलग अलग खानों की गंध है। सच कहूं, मुझे ऐसी बिल्डिंग में रहना नापसंद है जो एक कॉमन डॉर्मेट्री जैसी है। मुझे अपनी जगह, अपना आंगन, अपना बाथरूम, अपना टॉयलेट ज्यादा पसंद है। कमरा साफ हो चुका है। यहाँ का मौसम अलग है। रात को तापमान वाकई गिर जाता है।
कमांडर सॉन्ग एक अधेड़ महिला जिज्ञासा से चमकती आंखों के साथ करीब आती है। सच यह है कि सब जानते हैं मैं तलाक के लिए आया हूं। बात जंगल की आग की तरह फैली। एथन के शिफ्ट होने के साथ ही इसे गुप्त रखने का कोई मौका नहीं बचा था। अजीब बात यह है कि सेरेना एथन का परिचय कैसे दे। उनकी स्थिति जटिल है। आंटी जोंग वह अभी आया है और बहुत थका हुआ है। मैं उसे अंदर आराम करने ले जा रही हूँ। इतनी जल्दी मत करो सेरेना, पहले हमारा परिचय तो कराओ। कितना सुंदर नौजवान है। कमांडर सॉन्ग से आपका क्या रिश्ता है? नमस्ते आंटी जोंग। कानूनी तौर पर मैं सेरेना सॉन्ग का पति हूँ। अंदर जाते ही सेरेना पीछे आती है। बिस्तर पर मोटे कंबल बिछे हैं, सब मिलिट्री ग्रीन, शायद मेरे बैरक के बंक से लाए गए हैं। ये मेरे कंबल हैं। लियोंग ने इन्हें मेरे लॉकर से लिया था। ये बिल्कुल साफ हैं। ठीक है, शुक्रिया। जाने से पहले मैं इन्हें धो लूंगा। हर मंजिल पर पानी के साझा नल हैं। ग्राउंड फ्लोर पर साझा बाथरूम है। कैंटीन में भी खाना मिल जाना चाहिए। मैं तुम्हें ले चल सकता हूँ या फिर तुम्हारे लिए कुछ ले आऊंगा। उनकी बात सुनकर मुझे महसूस हुआ कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चलो साथ चलते हैं। साथ ही मुझे रास्ता भी याद हो जाएगा। मैं रोज तुम पर निर्भर नहीं रह सकता। अरे कमांडर के पति कितने हैंडसम हैं, और सुना है वो उन्हें तलाक देने आए हैं। ऐसे लुक्स के साथ दूसरी शादी भी हो तो लाइन लग जाएगी। क्या ये अफवाह सच है? क्या वो वाकई तलाक लेने आए हैं? बिल्कुल सच है। वो अपनी क्लास में टॉप पर थे। ऐसा लड़का कभी भी जबरदस्ती की शादी में खुश नहीं रहेगा। गलतफहमी जरूर हुई थी, लेकिन सच कहें तो दोनों की जोड़ी काफी अच्छी लगती है। कमांडर सोंग का पूरा परिवार राजधानी में है। सभी के करियर काफी अच्छे और सुरक्षित हैं। काफी रसूखदार परिवार है। कमांडर थोड़ी सख्त जरूर हैं, पर दिल की बहुत अच्छी इंसान है। और उनका चेहरा, अगर वो फौज में ना होती तो बड़ी एक्ट्रेस लग रही होती। सच में साथ चलते हुए दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट लगती है। क्या कहते हैं, मेड फॉर ईच अदर। हम क्वार्टर से निकलकर गैरिसन कैंटीन की तरफ बढ़े। रास्ते में ज्यादातर फौजी ही दिख रहे थे। मैं उन्हें वर्दी में आते जाते देख रहा था। अजीब बात यह है कि सेरेना यहाँ की कमांडर है। रास्ते में हर फौजी उन्हें सैल्यूट करने के लिए रुकता है और हर कोई मुझे मुड़कर देख रहा है। कैंटीन पहुंचने पर खाने के लिए लंबी कतार लगी थी। मेनू में मक्के का दलिया, स्टीम किए हुए मक्के के बन, आलू, पत्ता गोभी और अंडे का सूप था। आज रात जैसे तैसे काम चला लो। तुम्हें जो पसंद हो बता देना। जब भी मौका मिला मैं काउंटी टाउन जाकर ले आऊंगा। राजधानी में उनके परिवार के पास जरूरत से कहीं ज्यादा था। उन्होंने हमेशा बेहतरीन खाना खाया है। बॉर्डर गैरिसन आकर उन्हें जल्द ही पता चल गया कि यहाँ हालात कितने कठिन हैं, लेकिन वो बचपन से ही फौजी माहौल में पली बढ़ी हैं, इसलिए उन्हें यह सब देखकर झटका नहीं लगा। मैं सामने रखी पतली सी थाली को घूरता हूँ, फिर कमरे में देखता हूँ। कई फौजी ऐसे खा रहे हैं जैसे ये उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन खाना हो। चलो ठीक है, दिन भर की ट्रेनिंग के बाद किसी को भी बहुत तेज भूख लगेगी। मैं दक्षिण से हूँ, बचपन से ही चावल मेरा मुख्य भोजन रहा है। मेरा परिवार बहुत अमीर नहीं था। हम ज्यादातर चावल की साधारण माड़, थोड़ी भुनी हुई सब्जियां, अचार या स्टीम किया अंडा ही खाते थे। उसके मुकाबले ये खाना मेरे लिए नहीं है। हालांकि आज इतनी थकान के बाद शायद मेरी भूख कुछ और ही हो गई है। जितना हो सके खा लो। अगर खत्म न कर पाओ तो मैं बाकी रात के नाश्ते के लिए पैक कर लूंगी। पहले मैं तुम्हें परोस देता हूँ। इससे तुम्हारी थाली में कोई गंदगी नहीं होगी। मेरे लिए इतना काफी है। सरेना अपनी थाली धोने बाहर नल पर चली गई। उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं थी। एक महिला उनके पास आई। सरेना, सुना है तुमसे मिलने कोई आया है। ये तुम्हारे पति हैं क्या? बात थोड़ी उलझी हुई है, मैं बाद में समझाऊंगी। वो कितना होनहार और तेज लड़का है। तुम कहाँ से हो? नमस्ते, मैं इथन यू हूँ। मैं दक्षिण से हूँ। दक्षिण से? तभी तो कहते हैं कि दक्षिण की हवा और पानी से लोग इतने सुंदर होते हैं। ये सच है। शर्माओ मत। तुम दोनों को कभी हमारे घर आना चाहिए। तुम इनके साथ जाओ। मुझे सरेना से थोड़ी बात करनी है। ये सुनकर मना करने का कोई विनम्र तरीका नहीं था। मैंने मिसेज वेन के साथ आगे बढ़ना ही ठीक समझा। मैंने आज चौकी से आए जवानों से तुम्हारी स्थिति के बारे में पूछा था। तो आगे का क्या प्लान है? सरेना, मैंने तुम्हें बचपन से बड़ा होते देखा है। 2 साल पहले जब तुमने शादी के कागजात भरे थे तो सोचा चलो एक फिक्र कम हुई, और अब ये सब हो रहा है। मुझे नहीं पता आज किसने शुरुआत की, लेकिन अब पूरा गैरिसन जान गया है। रेगिस्तान से एक आदमी आया और कहा कि वो तुमसे तलाक चाहता है। ये लियांग का ही काम होगा, पर सच कहें तो वो नहीं तो कोई और बोलता। ये तो होना ही था। कुछ तो बोलो। तुम चुप क्यों हो? क्या वाकई तुम तलाक लेने वाली हो? इवान वाले स्कैंडल ने पहले ही तुम्हारी साख पर दाग लगा दिया है। अगर इसके तुरंत बाद तलाक हो गया तो राजधानी में ट्रांसफर के लिए तुम्हारी इमेज कैसी होगी? मैं कल ही तलाक की अर्जी दाखिल कर दूंगी। अरे क्या तुम दोनों कोशिश नहीं कर सकते? आज चौकी वाले लड़कों ने मुझे सब बता दिया। दोनों परिवार चाहते हैं कि तुम इसे एक मौका दो। वो कॉलेज ग्रेजुएट है जिसे अचानक बिना उसकी मर्जी के कानूनी रूप से शादी में धकेल दिया गया। क्या वाकई हैरानी की बात है कि वो तलाक चाहता है? उसने कहा था कि वो 1 महीने रुकेगा और चला जाएगा। तुम जिद्दी कहीं की, मैदान में तो तुम बहुत तेज हो। इस मामले में इतनी भोली कैसे हो सकती हो? तुम उससे मिल चुकी हो। सच में तुम क्या सोचती हो? अगर वो तुम्हें पसंद है तो आगे बढ़ो। मुझे लगता है वो अच्छा है, पढ़ा लिखा है। हम उसके लिए नौकरी ढूंढ लेंगे। सच कहूं तो मैंने शादी के लिए इसलिए हामी भरी थी क्योंकि वक्त सही लग रहा था।
मेरा प्रमोशन भी उसी समय हुआ था। मेरे परिवार ने मुझे दादाजी के साथ ही फौजी के पोते से मिलवाया था। मैं खुद के लिए किसी को ढूंढने में आलस कर रही थी, तो मैंने बस परिवार की बात मान ली। लेकिन मैं इवान से कभी नहीं मिली थी। मैं हमेशा मिशन, ट्रेनिंग या किसी काम में व्यस्त रहती हूँ। इवान वाले किस्से के बाद मैंने पति ढूंढने का विचार ही छोड़ दिया था। दोस्तों, प्रॉम्प्ट 67 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर ये वीडियो किसी फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो इन सबको अनफॉलो मारो। दोबारा रीअपलोड नहीं करूंगा। प्लीज यार, ऐसे फेसबुक पेजेस को अनफॉलो करो, असली प्रॉम्प्ट 67 को सब्सक्राइब करो। सॉरी भाई। और अब अचानक वो आदमी जिसका नाम मेरे मैरिज सर्टिफिकेट पर था सामने आ गया है। मैं अभी भी ये सब सोच रही हूँ। वो सीधा साधा लगता है। उसने पहले ही साफ कह दिया कि उसे तलाक चाहिए। वो जबरदस्ती वाली शादी नहीं चाहता। मैं पहले अर्जी दाखिल करूंगी। जब तक मंजूरी मिलेगी तब तक हमारे पास समय है। उधर गैरिसन की दूसरी तरफ मुझे भनक भी नहीं थी कि कमांडर वेन मेरी पत्नी से ऐसी बात कर रही हैं। मुझे वेन के घर ले जाया गया है। आसपास की सिंगल स्टोरी घरों के लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। सब एक दूसरे के यहां आ जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई त्योहार हो। मैं उनसे घिरा हुआ था, मानो मेरा इंटरव्यू चल रहा हो। सुना है तुम रेगिस्तान के रास्ते आए हो। जरूर तुम गलत स्टॉप पर उतर गए होगे। शुक्र है कि तुम ठीक हो। अगर कुछ गलत हो जाता तो क्या करते? हाँ, मैं गलत जगह उतर गया था। मैं जल्दी में था और मैंने ठीक से पूछा भी नहीं था। पता चला कि बैलगाड़ी वाला बुजुर्ग मुझसे झूठ नहीं बोल रहा था। मुझे लगा था कि वो झूठ बोल रहा था, पर गलती मेरी थी। वैसे तुम सबको पता कैसे चला कि मैं अभी आया हूं? इतनी छोटी जगह में बात आग की तरह फैलती है। एक बार फिर मुझे एहसास हुआ कि गॉसिप कितनी ताकतवर होती है। ये इंटरनेट से भी तेज चलती है। सुना है तुमने राजधानी में यूनिवर्सिटी की है। क्या पढ़ा था? तुम्हें काम की कभी कमी नहीं होगी, और तुम तो ग्रेजुएट भी हो। कमांडर सोंग खुद एक कमांडर हैं। फौजी परिवार के सदस्य होने के नाते अधिकारी तुम्हारे लिए कोई पद ढूंढ ही देंगे। तुम तो वैसे भी टैलेंटेड हो। बिल्कुल, एक डॉक्टर और एक कमांडर, क्या जोड़ी होगी उन दोनों की। मैं यहाँ तलाक लेने आया हूँ। सच में? क्या तुम वाकई इतनी दूर सिर्फ तलाक लेने आए हो? नौजवान, क्या तुम पक्का सोच चुके हो? अगर मैं पक्का न होता तो यहाँ क्यों आता? बेशक मेरी ये पत्नी खूबसूरत है और बहुत ख्याल भी रखती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे रुकना ही होगा। अरे, अभी तुम बहुत छोटे हो। शायद ये किस्मत ही है जो तुम्हें साथ लाई है। उनके साथ कुछ समय बिताओ। तुम्हें कुछ खोना नहीं पड़ेगा। मैं ये बस ऐसे ही नहीं कह रहा। कमांडर सोंग वाकई बहुत बेहतरीन है। मीलों तक तुम्हें उनके जैसी कोई और नहीं मिलेगी। और उनकी उम्र क्या है, वो इतनी जल्दी कमांडर बन गई। ये सब उनकी अपनी काबिलियत है। तुम तो जानते ही हो क्या कहावत है, किस्मत दो लोगों को साथ ले ही आती है, चाहे दूरी कितनी भी हो। शायद तुम दोनों का साथ होना लिखा है। बुजुर्गों को ऐसी बातें करना पसंद होता है। मैं बस अजीब तरह से मुस्कुरा सकता था और खामोश रहा। कमांडर सोंग आ गई हैं। मैंने आज से पहले अपनी इस पत्नी को देखकर इतनी राहत कभी महसूस नहीं की थी। इन आंटियों ने तो मुझे डरा ही दिया था। देवियों, मैं इन्हें ले जाने आई हूँ। अंधेरा हो रहा है। अगर ज्यादा देर हो गई तो नीचे बाथरूम में गर्म पानी खत्म हो जाएगा। वाकई काफी देर हो गई है। मैं अब चलता हूँ। आप सब भी आराम करें। ठीक है, ठीक है। काफी रात हो गई है। मैं आपको और नहीं रोकूंगी। कल मेरे घर खाना खाने आना। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। मैं आपको इतनी जहमत नहीं दे सकता। कोई जहमत नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो सच में तुम्हें पसंद करती हैं। मेरे दोनों बच्चे बाहर काम करते हैं। वो घर बहुत कम आते हैं। घर में अकेलापन रहता है। मुझे युवा लोगों का साथ पसंद है। तो कल खाना खाने जरूर आना। जब उन्होंने इतने प्यार से कहा है तो मैं कल बिना हिचकिचाहट चला जाऊंगा। बस मुझसे परेशान मत होइएगा। क्वार्टर का ये हिस्सा सिंगल स्टोरी घरों वाला है। रिहायशी इमारत यहाँ से 500 मीटर दूर है। जब हम वहां पहुंचे तो मुझे अंदर से ही शोर सुनाई देने लगा था। बड़ों के डांटने की आवाजें, बच्चों के रोने की आवाज, हर घर की आवाजें दीवारों के पार आ रही थीं। सरेना मुझे मेरी मंजिल तक छोड़ने आई। मैं अब वापस चलती हूँ। अगर कुछ चाहिए हो तो कल बता देना। नीचे गर्म पानी 9 बजे तक ही आता है। चाहिए हो तो जल्दी जाना, समझ गए? मैंने आज का ज्यादातर वक्त रेगिस्तान की तपती गर्मी में पसीने में भीगते हुए बिताया था। अब तापमान फिर से गिर गया है। मैं अपने सूटकेस से ताजा कपड़े निकालता हूँ, अपनी बाल्टी उठाता हूँ और नीचे चल देता हूँ। कुछ लोग मुझे रास्ते में मिले, लेकिन नहाने वालों की भीड़ कम हो गई थी। ज्यादातर लोग नहाकर जा चुके थे। और अच्छी बात यह थी कि मुझे दूसरों के सामने यूं खुले में नहाए हुए काफी वक्त हो गया था। राजधानी में पढ़ाई के दौरान जैसे ही पैसे जुड़े, मैंने हॉस्टल छोड़ दिया और अपना अलग कमरा ले लिया था। मेरा अपना बाथरूम, साफ सुथरा कमरा, पूरी प्राइवेसी किसी जन्नत से कम नहीं था। मैंने मेडिसिन की पढ़ाई की थी और खाली वक्त में सनस्क्रीन के फॉर्मूले और चोट या मोच के लिए औषधीय तेल बनाना मेरा शौक था। मैं दिखने में भी अच्छा हूं और लोगों से आसानी से घुल मिल जाता हूं। राजधानी में लोग मेरी त्वचा की तारीफ करते तो मैं उन्हें सन प्रोटेक्शन के बारे में बताता। चोट लगने पर जिसने भी मेरा तेल इस्तेमाल किया वो अपने दोस्तों को उसके बारे में जरूर बताता। बात जल्दी फैल गई और लोग सीधे मेरे पास सनस्क्रीन और तेल खरीदने आने लगे। मैंने इस तरह काफी पैसे कमाए। मैं आराम से नहाने के लिए आगे बढ़ा तो कुछ सैनिक बाहर आते दिखे।
उन्होंने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया। जल्दी करना नौजवान, गर्म पानी ज्यादा देर नहीं रहेगा, कहीं सर्दी न लग जाए। मुझे पता है, पता है। शुक्रिया। कमांडर सोंग का नया पति सच में कुछ खास है। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर ली। मेरे दिमाग में ख्याल आया, मुझे अपने कमरे में पानी गर्म करने का कोई तरीका निकालना होगा। वैसे बाल्टी में बार बार पानी लाना सिरदर्द है और मेरे पास कोई मग भी नहीं है। पानी गर्म करने का भी कोई साधन नहीं। मैं कल सरेना से इस बारे में बात करूंगा। जब मैं बाथरूम के अंदर पहुंचा तो काफी देर हो चुकी थी। अंदर अब कोई नहीं बचा। मैं चैन की सांस लेता हूं और जितनी जल्दी हो सके खुद को साफ करता हूं। फिर कमरे में भागकर बिस्तर पर लेट जाता हूं और न जाने कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। बर्तनों की खड़खड़ाहट, बच्चों का रोना, लोगों का चिल्लाना, इस इमारत में जरा भी साउंड प्रूफिंग नहीं है। अगली सुबह मैं इसी तरह उठता हूं और अभी भी भारी नींद में हूं। मेरी घड़ी नाइट स्टैंड पर है। मैं देखता हूं सुबह के 7:30, यह तो बहुत जल्दी है। मैं वापस लेट जाता हूं, सिर पर कंबल ओढ़ लेता हूं और बाहर के शोर को रोकने की पूरी कोशिश करता हूं। मैं फिर से सो गया। दोपहर के 1 बजे तक तो मैं बिस्तर से हिलने का नाम ही नहीं लेता। जैसे ही दरवाजा खोलता हूं, सेरेना 2 खाने के डिब्बे लिए वहीं खड़ी मिलती है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह शांति और गंभीरता है। सेरेना के चेहरे पर एक स्वाभाविक दूरी है, एक ऐसी खामोश दीवार जो बिना कोशिश किए बनी रहती है। जो लोग उसे नहीं जानते वे उसे देखकर डर जाते हैं। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, सेरेना का चेहरा गुलाबी हो जाता है। वो जल्दी से नजरें फेर लेती है। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है ना? मैं एक तरफ हटकर उसे अंदर आने का इशारा करता हूं। अभी उठाई हूं, ब्रश कर लूं, बस 1 मिनट। मैं बाहर साझा बाथरूम के पास बने पानी के बेसिन की तरफ जाता हूं। कमरे में बाथरूम का न होना वाकई बहुत बड़ी मुसीबत है। अभी की ही बात ले लीजिए, हर घर में दोपहर के खाने की तैयारी चल रही है। गलियारे में पजामे में हाथ में ब्रश लिए एक इंसान का निकलना हर किसी का ध्यान खींच लेता है। बेसिन तक पहुंचने तक हर आंख मुझे ही देख रही है। और उम्मीद भी क्या करते, ये राजधानी से आया है। अकेले ये पजामा ही कितना महंगा लग रहा है, कपड़ा कितना मुलायम है, और इसकी चप्पलें तो देखो, हमसे कहीं बेहतर क्वालिटी है और साफ भी है। सच कहूं तो अगर ये और कमांडर सोंग तलाक ले लें तो बेहतर ही है। एक बार देख लो, आलस साफ झलकता है। दोपहर हो गई और अभी बिस्तर से निकल रहा है। ऊपर से कमांडर सोंग को खाना लाना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखने में भले ही हैंडसम है, पर दोपहर तक तो ये सोता ही है। खाना भी दरवाजे पर ही परोसा जा रहा है, बिल्कुल किसी बिगड़े हुए अमीरजादे जैसा है। ये कमांडर सोंग के काबिल कैसे है? अरे छोड़ो, ये बिगड़ा हुआ अमीरजादा नहीं, गांव का एक मामूली सा लड़का है। तुम्हें कैसे पता? जो लोग कमांडर वेन के घर तमाशा देखने गए थे उन्होंने बताया। परिवार गरीब था और 3 पीढ़ियों तक घर में सिर्फ लड़कियां ही पैदा हुईं। इतनी बेटियों के बाद आखिर में एक बेटा हुआ। ये शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल था, यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले लिया। पूरे गांव से सिर्फ यही इकलौता था, तो जाहिर है इसके अलावा इसे कुछ आता ही नहीं। अच्छे छात्र बनने से क्या होता है? पैसा कमाना असली हुनर है। मैं उनकी बातें सुन सकता हूं, मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं। 1 महीने में चला जाऊंगा, फिर दोबारा शायद ही कभी इनसे मिलना हो। लौटते वक्त गलियारे में लोग मुझे ग्रीट करते हैं, मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूं, फिर अपना दरवाजा खोलता हूं। सेरेना लिविंग एरिया की छोटी मेज पर पहले से ही बैठी है। खाने के डिब्बे अभी भी उसके सामने बंद पड़े हैं। खूबसूरत लोग वाकई अलग होते हैं। बस ऐसे ही बैठी हुई वो किसी पेंटिंग जैसी लग रही है। तुम मेरे बिना शुरू कर सकती हो, मेरा इंतजार मत करो, मैंने खा लिया है। ये दोनों तुम्हारे लिए हैं, इसमें मक्के का आटा है और इसमें भाप में पके हुए बन हैं। मुझे तुम्हारी पसंद का पता नहीं था, इसलिए मैंने थोड़े थोड़े दोनों रख लिए। सच कहूं तो हमारी उस पहली अजीब मुलाकात को छोड़कर उसने जो कुछ भी किया है वो काफी दरियादिली और समझदारी से किया है। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है। मेरा ध्यान इवान की तरफ चला जाता है। कितना बेवकूफ था वो। उसे उस लड़की का नशा था जिसे देहात में भेजा गया था। अगर प्यार दोनों तरफ से होता तो ठीक था, लेकिन उस लड़की को कष्ट झेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने जानबूझकर विलेज सेक्रेटरी के बेटे को फंसाया, उससे घर से खाना चोरी करवाकर चुपके से मंगवाती थी। और ये कम नहीं था, इवान पहले से शादीशुदा था, फिर भी वो उसके पीछे पड़ी रही। दावा किया कि वो उसकी औलाद की मां बनने वाली है, और जब हालात बिगड़े तो उसे भी अपने साथ नदी में ले डूबी। मैं समझ नहीं पाता कि इस दौर के लड़के इतने आसान शिकार कैसे बन जाते हैं। अगर इवान उस जंजाल में नहीं पड़ता और सेरेना के साथ अपनी जिंदगी जीता तो शायद उसका भविष्य बहुत अच्छा होता। ये मेरी क्षमता से बहुत ज्यादा है। थोड़ा तुम भी खा लो वरना बर्बाद हो जाएगा। क्या ये वाकई तुम्हारे लिए काफी होगा? शायद। असली समस्या ये है कि मुझे गेहूं का खाना बिल्कुल पसंद नहीं। क्या कोई समझ सकता है? बस एक कटोरी चावल और तली हुई सब्जियां दे दो, मैं 2 बार पेट भर के खा सकता हूं। इसकी जगह मैं बस आधा भाप वाला बन चुनता हूं। इथन कितनी नजाकत से खा रहा है, गैरिसन के मैस हॉल की भीड़ से एकदम अलग। मैं आमतौर पर धीरे खाने वालों में से नहीं हूं। बस बात यह है कि जब खाना मनपसंद न हो तो सब कुछ धीमा हो जाता है। मैं बर्तन धो लूंगा, तुम फिक्र न करो। तुम्हें कुछ और चाहिए, मैं उसका इंतजाम कर लूंगा। वो इतनी दूर से आया है, कम से कम मैं उसका ठीक से ध्यान तो रख सकती हूँ। मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई, पर मैं खुद बर्तन धोने की जल्दी भी नहीं करता। मैं काम के लिए झगड़ने वाला इंसान नहीं हूँ। अगर कोई मदद की पेशकश करे तो मैं खुशी से मान लेता हूँ। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती।
मैं कम्युनल बाथ हाउस इस्तेमाल करने में सहज नहीं हूँ। वहाँ बहुत भीड़ होती है। मैं अपने कमरे में पानी गर्म करके नहाना पसंद करूंगा। मुझे एक टब और पानी गर्म करने के लिए एक बर्तन चाहिए। ऑफ और मेरे पास चूल्हा नहीं है। मैंने ये पहले नहीं सोचा था। क्या मुझे वाकई चूल्हा इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा? जब मैं राजधानी में किराए के मकान में था, वहाँ गैस का चूल्हा था, पर यहाँ तो सब कोयले वाली भट्टी इस्तेमाल करते हैं। मुझसे न हो पाएगा, क्योंकि न तो मुझे पता है और न ही सीखने की इच्छा। मैं तुम्हारे लिए चूल्हे का इंतजाम कर दूंगी। वो थोड़ी हैरान दिख रही है कि कोई नहाने के लिए सार्वजनिक जगह से कैसे बच सकता है। फिलहाल मेरा दिमाग राजधानी के उस छोटे से कमरे में अटका है। जगह भले ही छोटी थी, पर जरूरत का हर सामान मौजूद था। वहां मुझे अपने कपड़े भी नहीं धोने पड़ते थे। मैंने राजधानी में काफी अच्छे पैसे कमाए थे। खाना और बचत के बाद बाकी पैसे मैं जिंदगी को बेहतर बनाने में खर्च करता था। मुझे उस जिंदगी की इतनी याद आती है कि दर्द होता है। सच कहूं तो शायद मुझे जल्दी चले जाना चाहिए। घर वापस जाकर आराम ही तो करना है। मेरे माता पिता हमेशा कहते हैं कि मुझे जीना आता है। मेडिकल स्कूल पूरा करने में मैंने बहुत मेहनत की है। मैं बस आराम करना चाहता हूँ। क्या तुमने तलाक की अर्जी जमा कर दी? आज सुबह ही की थी। कुछ दिनों में जवाब मिल जाना चाहिए। जब तक वो अर्जी मंजूर हो जाती है, बाकी चीजें संभल जाएंगी। माना यहाँ के हालात राजधानी जैसे नहीं हैं, न ही ये घर जैसा आरामदायक है, पर मैं इसे झेल सकता हूँ। मैं ठीक हूँ। मैं जल्दी घुल मिल जाता हूँ। असल में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहो। वो अर्जी करीब 10 दिन में आ जाएगी, है ना? वो मिलते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैंने शुरू में कहा था कि 1 महीना रुकूंगा, ताकि परिवार को कोई शिकायत का मौका न मिले, ताकि उन्हें लगे मैंने पूरी कोशिश की। पर मुझे लगता है जल्दी निकलना ठीक रहेगा। अगर घरवाले पूछें तो कह देना कि पूरा महीना साथ रहे। कह देना कि हमने पूरी कोशिश की पर बात नहीं बनी। मेरे लिए ये बोल देना, मुझे डर है कि मेरे घरवाले तुम्हारे घरवालों से संपर्क न कर लें। अगर उन्हें पता चला तो मेरी खैर नहीं कि ये 1 महीना भी रुकना नहीं चाहता। ये सुनकर उसके चेहरे के भाव बदलते हैं। पर कोई नहीं, वो एक कमांडर है, एक सैनिक, और उन आंटियों ने साफ कर दिया था कि वो बहुत सीधे उसूलों वाली है। मेरी ये पत्नी शायद झूठ न बोले। मैं मजबूर नहीं कर सकता। और कहते हैं ना, जितने दोस्त उतने दरवाजे खुलते हैं। छोटी सी बात के लिए दुश्मन बनाने का कोई फायदा नहीं। तलाक की अर्जी मिलते ही तुम जा सकते हो। अगर परिवार ने पूछा तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अगर हम साथ नहीं रह सकते तो नहीं रह सकते। 1 महीने तक नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ नहीं रह सकते मतलब क्या है तुम्हारा? ये सिर्फ उसी को लगता है। उसे तो ऐसा कुछ नहीं दिखता। अभी तक वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। खाने में थोड़ा सुस्त है, चीजों को लेकर थोड़ा नखरेबाज, पर ऐसा कुछ भी नहीं जिससे हम साथ न रह सकें। और अगर वो काम नहीं करना चाहता तो मैं खुद कर लूंगी। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है, पर जब वो ये कहती है तो मुझे हल्का महसूस होता है। बिल्कुल। जब मैं जाऊं और तुम्हारे घरवाले पूछें तो कह देना कि हम साथ नहीं रह पाए। जो बात है ही नहीं, उसे जबरदस्ती खींचने का क्या मतलब? माता पिता बच्चों के फैसले नहीं ले सकते। ये कहते ही मेरा मन एकदम हल्का हो गया। लगभग मंजिल करीब है। बॉर्डर छोड़ो, घर जाओ, 1 महीना आराम करो, फिर राजधानी निकल जाओ। सनस्क्रीन और तेल की बिक्री अच्छी है। मैं कुछ नए उत्पाद बनाऊंगा और मुनाफा कमाऊंगा। फिर सोचूंगा कि राजधानी के किसी अस्पताल में नौकरी करनी है या नहीं। वो घर से काफी दूर है, पर अगर छुट्टियां जोड़ लूं तो हर 2 महीने में घर आना मुमकिन है। एक ही बातचीत में मैंने पूरा भविष्य तय कर लिया है। मैंने हर चीज के बारे में सोचा है, बस शादी को छोड़कर। मैं 2 जिंदगियों की यादें ढो रहा हूं। मेरी पिछली जिंदगी में शादी से ज्यादा तलाक की दर थी। बहुत से लोग तो शादी करने का झंझट ही नहीं लेते थे। और तब मैं भी बहुत छोटा था। कॉलेज से निकला ही था, बस 20 साल का ही तो था। शादी मेरे ख्याल में भी नहीं आई। दूसरी दुनिया में आने के बाद मैंने खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। ख्याल और भी दूर हो गया। भले ही स्कूल में बहुत लोग मुझे पसंद करते थे, लेकिन ये रिश्ते मेरी पढ़ाई में बाधा डालते, मेरी स्कॉलरशिप छीन लेते और मेरी अच्छी जिंदगी की राह में रुकावट बनते। समय ही पैसा है। पैसा कमाना सबसे पहले है। उस शाम मिसेज वेन खुद मुझे अपने घर डिनर पर बुलाने आई। मुझे वाकई काफी शर्मिंदगी महसूस हुई। शुक्र है मैंने अपने सूटकेस में कुछ चॉकलेट रखी थी। इस दुनिया में चॉकलेट एक लग्जरी चीज है। काफी महंगी और मुश्किल से मिलती है, खासकर इंपोर्टेड चॉकलेट। ये बैच मुझे एक अमीर दोस्त ने दिया था। मैंने अपने तेल के फॉर्मूले पर बहुत काम किया था, और जब उसके दादाजी ने उसे इस्तेमाल किया तो एक पुरानी चोट ठीक होने लगी। बस तभी हम दोस्त बन गए। उसके पास बहुत पैसा था, इसलिए उसके पास हर तरह की दुर्लभ और विदेशी चीजें थीं। उसी की बदौलत मुझे इस युग के दुर्लभ खाने चखने को मिले। जब वो मुझे जरूरत से ज्यादा देता तो मैं घर भेज देता। इस बार मैं ज्यादा चॉकलेट नहीं लाया, फिर भी बैग आधा भर गया है। ये क्या है? ये इंपोर्टेड चॉकलेट है, मेरे दोस्त का तोहफा। मैं इतनी जल्दी में था कि ज्यादा कुछ ला नहीं सका, इसलिए प्लीज इसे चख कर देखिए। मुझे लगता है ये काफी अच्छी है। यहाँ के लोग भला इंपोर्टेड चॉकलेट कहाँ चख पाते हैं? अरे इसकी क्या जरूरत थी? हमने तो आपको बस खाने पर बुलाया था और आप इतनी कीमती चीज ले आए। मेरी भी कुछ इज्जत है। किसी के घर खाली हाथ जाना भला कैसा लगता है? मुफ्त का खाना खाने में मुझे शर्म आती। ये तो बस छोटा सा नाश्ता है। अगर आप नहीं लेंगे तो मैं वापस चला जाऊंगा। अच्छा बाबा, ठीक है, मान लेता हूँ। रात को जी भरकर खाना, घर के कुछ और सदस्य भी आ रहे हैं।
मेरे पति ने भी कुछ लोगों को बुलाया है, सब साथ में खाएंगे और एक दूसरे को जान पाएंगे। उन दोनों ने कभी इस पर बात नहीं की, पर दोनों की सोच एकदम एक जैसी है। इन दोनों नौजवानों को करीब लाना है। सारे मेहमान करीबी साथी ही हैं। बटालियन कमांडर, पॉलिटिकल ऑफिसर, डिप्टी बटालियन कमांडर और डिप्टी कमांडर। सबकी आपस में खूब बनती है, बस खाना पीना और गप्पें चल रही हैं। लेकिन महिलाएं बातचीत के बीच में कमांडर के गाने की तारीफें बड़ी चतुराई से कर रही थीं। मेज पर 4 पत्नियां हैं, साथ में बच्चे भी हैं, सब गोल मटोल और लाल गालों वाले। ऐसे बच्चे जिन्हें देखते ही गाल खींचने का मन करे। खाने की मेज लबालब भरी हुई है। किसी ने वाकई बहुत मेहनत की है। आलू और नूडल्स के साथ भुना चिकन, लकड़ी के कवक के साथ मछली, अचार के साथ तली सुअर का मांस और अंडे का सूप। मुख्य भोजन में गेहूं की चीजें हैं, जैसे मिश्रित अनाज की रोटी, मक्के का आटा और बड़े बड़े स्टीम किए हुए बन जो बड़े बर्तनों में ढेर लगे हैं। कुछ व्यंजन तो मेहमान खुद लेकर आए हैं। इस दौर में चीजें ऐसी ही चलती हैं। जब कोई दावत देता है तो मेहमान कुछ न कुछ साथ लाते हैं। मैं इतना भी नादान नहीं। मैं साफ देख सकता हूं कि सब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह शादी मुझ पर थोपी गई थी। मैं तो कॉलेज में अपनी पढ़ाई में मगन था जब ये मुसीबत आ पड़ी। कम से कम सेरेना समझदार है। अगर वो मुश्किल खड़ी करती तो मेरा जीना हराम हो जाता। इसलिए मैं भी नाटक कर रहा हूं, खाने पर मुस्कुरा रहा हूं और जरूरत पड़ने पर बच्चों को बहला रहा हूं। वेंशॉल्म के आंगन में महिलाएं मेज लगाने में व्यस्त हैं। सबको काम करते देख मैंने सोचा कि ऐसे बैठे रहना ठीक नहीं, तो मैं मदद के लिए उठा, पर मुझे रोक दिया गया। बस यहाँ बैठो और बच्चे का ध्यान रखो, बस काम खत्म ही होने वाला है। मिसेज वेन ने एक गोल मटोल बच्चा मेरी गोद में डाल दिया। बच्चा बस कुछ महीने का है। गोल गोल आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही हैं। मुझे बच्चे वैसे कुछ खास पसंद नहीं, लेकिन एक छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता और जिसके दांत भी नहीं आए, वो मैं संभाल सकता हूँ। ठीक है, जैसा आप कहें। मैं आंगन में बच्चा गोद में लिए बैठ गया। सेरेना, जिसे बाकी लोग घसीट लाए थे, आंगन में आती है और रुक जाती है। मैंने ग्रे रंग का ट्रैक सूट और बिल्कुल साफ सुथरे सफेद कैनवास के जूते पहने हैं। मैं बच्चे को गोद में लिए उसे देख रहा हूं और मेरे चेहरे पर एक बेहद कोमल और प्यारी मुस्कान है। कमांडर वैन और सेरेना के पीछे आ रहे ऑफिसर मुझे देखकर ठिठक गए। आंखें फटी की फटी रह गईं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि पूरी गैरिसन में खलबली क्यों मची है। कल जब कमांडर सोंग उसे कैंटीन ले गईं, तो सब कह रहे थे कि जो कॉलेज वाला लड़का तलाक देने आया है वो बहुत हैंडसम है। आज उसे सामने देखकर सबको समझ आ गया। इस बंजर जमीन पर हर तरफ बस धूल और राख जैसा ग्रे रंग है। सख्त और मौसम की मार झेल चुके सैनिकों से भरी हुई गैरिसन, और फिर ये शांत, सुसंस्कृत और हैंडसम नौजवान वहां आता है। कोई घूरता कैसे ना। सब आ गए सही समय पर। खाना अभी चूल्हे से उतरा ही है। मैंने घर का खास स्टॉक निकाल लिया है। चलो सब बैठ जाओ। मिसेज वेन सबको व्यस्त होकर अंदर बुला रही हैं। ओह, सही कहा, मैं सबका परिचय करवा दूं। ये इथन यू है। नमस्ते मिस्टर यू। मैं गोद में बच्चा लिए खड़ा होता हूं और झेंपते हुए मुस्कुराता हूं। वैसे ये संबोधन गलत नहीं है। आखिर हम कानूनी तौर पर अभी भी शादीशुदा जो हैं, फिर भी ये कितना अजीब लगता है। मैं वापस मुस्कुराता हूं। सबको नमस्ते। जो बेसिन आपने मांगा था वो और वो चूल्हा मैं रात तक किसी से भिजवा दूंगी। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। खाओ ना ईथन, तुम्हारी त्वचा कितनी शानदार है, कितनी साफ और बेदाग। शायद इसलिए क्योंकि मैं नियमित रूप से सनस्क्रीन लगाता हूं। यहाँ की हवा कितनी सूखी है। आप सब रोज धूप और हवा में रहते हैं, तो फिर ऐसा होना लाजमी है। मुझे पता था तुम्हारी त्वचा बाकी सबसे अलग दिखती है। उम्मीद नहीं थी कि ये इतना आसान होगा। वो सनस्क्रीन जिसके बारे में तुमने बताया, क्या वो महंगी है? ज्यादा नहीं, मैंने तो यूनिवर्सिटी में खुद ही बनाई थी। कच्चा सामान लाकर मिक्स किया था। ज्यादा खर्च नहीं आता। मैंने खाली समय में एक औषधीय तेल पर भी काम किया था। वो चोटों और सूजन के लिए बहुत असरदार है। बस थोड़ा सा रगड़ लो, काम कर जाता है। जब मैं घर वापस जाऊंगा तो आप सबके लिए भिजवा दूंगा। मैं जल्दी जल्दी में आया था, कुछ साथ नहीं लाया। आपको इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं। हम तो बस उत्सुक थे। खुद बनाने में बहुत मेहनत लगती होगी। खैर छोड़ो। ग्रेजुएशन तो हो गई, क्या कोई काम ढूंढा? मैंने सुना है गैरिसन अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। मैं अपने पति से कहकर तुम्हारी सिफारिश करवा सकती हूँ। मिसेज वेन मुझे यहीं रोकने की साजिश कर रही हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं, अभी तो ग्रेजुएशन हुई है। काम चाहिए होगा तो मेरे प्रोफेसर दिला देंगे। वैसे भी मैं 1-2 महीने की छुट्टी लेना चाहता हूँ। इतने सालों की यूनिवर्सिटी के बाद मैं मानसिक रूप से पूरी तरह थक गया हूं। यह सामान्य थकान नहीं है। सच कहूं तो अगर स्कॉलरशिप न होती तो मैं बस कामचलाऊ पढ़ाई ही करता। मैं अपने क्लासमेट्स की तरह कुदरती तौर पर होनहार नहीं हूं। टॉप पर बने रहने के लिए मुझे उनसे 3-4 गुना मेहनत करनी पड़ती थी। मेरे प्रोफेसरों को लगता था कि मैं चिकित्सा के लिए समर्पित हूं। वे हमेशा गर्व से देखते थे। मैं उन्हें कैसे बताता कि ये सब पैसों के लिए था, या इसलिए कि स्कॉलरशिप मेरी आधी से ज्यादा फीस भर देती थी। तो मेरे प्रोफेसरों ने मुझे मेहनती, समर्पित और उज्जवल भविष्य वाला छात्र कहा। कितनी खूबसूरत गलतफहमी है ये। ऐसे नहीं चलेगा। नौकरी ढूंढने के लिए सही योजना चाहिए और तुम्हें जल्द शुरुआत करनी होगी। अगर अच्छी जगह हाथ से निकल गई तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। गैरिसन अस्पताल एक बेहतरीन विकल्प है। सीमावर्ती क्षेत्र में सेवा देने का अलग से वेतन भी मिलता है। मेरी सोच उनसे बिल्कुल मेल नहीं खाती। नौकरी के लिए इतनी जल्दी क्या है?
मेरे पास पैसों की कोई तंगी नहीं है। वो सनस्क्रीन और तेल जो मैंने बनाए थे वो खूब बिकते हैं। घर से निकलने से पहले मैंने एक नया बैच तैयार किया था। मैंने उन्हें राजधानी में अपने रईस दोस्त को बेचने के लिए दे दिया है और 4 सालों में मैंने 10,000 युआन से ज्यादा बचा लिए हैं। 10,000 युआन इस दौर में बहुत बड़ी रकम है। ज्यादातर लोग महीने में कुछ दर्जन युआन ही कमाते हैं। तभी किसी का ध्यान मेरी तरफ जाता है और वो बोल पड़ता है, कमांडर सोंग बहुत ही नेक इंसान है। अगर आप दोनों साथ मिलकर अपना भविष्य बनाएंगे तो सब बहुत अच्छा रहेगा और अस्पताल में नौकरी आपके लिए बिल्कुल सही रहेगी। वैसे क्या आपके परिवार की करियर को लेकर कोई राय है? मेरे परिवार की कोई खास राय नहीं है। मैं जो भी करूं उनका पूरा साथ है। मेरी माँ ने तो कहा था कि अभी आराम कर लो क्योंकि नौकरी शुरू होते ही सब थम जाएगा। ये बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। आजकल सबके लिए समय मुश्किल है। परिवार में कॉलेज ग्रेजुएट होना गर्व की बात है। ये बात तो समझ में आती है, पर पढ़ाई खत्म होने पर तो नौकरी करनी ही पड़ती है। स्थिर नौकरी सबसे जरूरी है। उनका परिवार उन्हें आराम करने को कैसे कह सकता है? खैर, वो बेटियों के परिवार में इकलौता बेटा जो है, तभी इतना संस्कारी लड़का बना है। अगर वो हमेशा के लिए सीमा पर रुक गया तो क्या ये उसके लिए कड़ी मेहनत भरी जिंदगी नहीं होगी? फौजी शादियां मुश्किल होती हैं। उसे परिवार के क्वार्टर में अकेले घर संभालना पड़ेगा। कमांडर सोंग तो 15 दिन के मिशन पर जाएंगी, कभी कभी तो आधा साल या उससे ज्यादा गायब रहेंगी। और अगर बच्चे हो गए तो उन्हें अकेले बड़ा करना, रोज की चिक चिक खुद झेलना, क्या वो कर पाएगा? उसे देखकर साफ लगता है कि वो कड़ी मेहनत के लिए नहीं बना है। इस रिश्ते के लिए दबाव डालना उसे और मुश्किल में डाल देगा। आपका परिवार वाकई बहुत खुले विचारों वाला है। बहुत बढ़िया। और ये हाथ साफ तौर पर पेन पकड़ने वाले हाथ हैं। मेरे अंदर थोड़ी खुशी की लहर दौड़ गई। ये मेरा मौका है। अगर मैंने इसे सही से खेला और दिखा दिया कि मैं कोई प्रैक्टिकल काम नहीं कर सकता, तो ये आंटियां तो मुझे सेरेना के लिए गलत मानेंगी ही। खुद सेरेना भी यकीन कर लेगी कि तलाक ही सही फैसला है। इस सोच के साथ मैंने दावत में शामिल होने का नाटक बंद कर दिया। उम्मीद है आप मुझ पर हंसेंगी नहीं, लेकिन बचपन में मेरे माता पिता ने मुझे कभी कोई घरेलू काम नहीं करने दिया। अगर मैंने झाड़ू भी लगाई या बर्तन धोया तो मेरे माता पिता मेरी बहनों को डांटते थे कि मेरा ठीक से ध्यान नहीं रखा। मुझे खाना बनाना नहीं आता, मैं तो अपने कपड़े भी खुद नहीं धो सकता। जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैंने कॉलेज के बाहर कमरा किराए पर लिया और एक पड़ोसी को घर के कामों के लिए रखा था। मैं सच में इनमें से कुछ नहीं कर सकता। मेरी पुरानी जिंदगी में तो हर चीज के लिए स्मार्ट सिस्टम थे। सब कुछ हाथ से कौन करता था? पीना छोड़कर मर्द भी शांत हो गए। अगर हमने न सुना होता कि आपका परिवार 3 पीढ़ियों से किसान है और आप गरीब गांव से आए हैं, तो हमें लगता आप कोई लाड़ प्यार में बिगड़ा रईस बच्चा हो। स्कूल के दिनों में काम के लिए मदद रखना, मेज पर बैठी महिलाओं ने एक दूसरे को देखा और फिर सेरेना को अफसोस भरी नजरों से देखा। बेचारी लड़की, उसके पहले पति ने उसे धोखा दिया, पूरी तरह बर्बाद किया। कम से कम मैरिज सर्टिफिकेट पर नाम तो किसी और का है, पर वो दूसरा इंसान तो खुद अपना कुछ नहीं कर सकता। इसमें कोई हैरानी नहीं कि वो तलाक चाहता है। अगर वो लंबे समय तक यहां रहा तो क्या ये सिर्फ दुख को न्योता देना नहीं होगा? मेज का माहौल बदल गया और मैं वहां बैठकर पूरी तरह संतुष्ट महसूस कर रहा हूं। मैं मन में सोचता हूं, लगे रहो, हमें एक करने की कोशिश करते रहो। खुश होना, अब शांत हो जाओ। मिसेज वेन सबसे पहले संभली। वो मुझे एक अजीब सी मुस्कान देती हैं। आप लोग क्या घूर रहे हो? खाना ठंडा होने से पहले खा लो। रात के खाने के बाद मैंने पुरुषों के साथ थोड़ी बात की। जब तक हम निकले रात के 8 बज चुके थे। सेरेना मेरे साथ चल रही थी। हम दोनों में से किसी ने एक शब्द नहीं बोला। हम दोनों के बीच एक हल्की सी अजीब सी खामोशी तैर रही थी। मैंने उसे देखा, वर्दी एकदम प्रेस की हुई, वो खामोश और दूर रहने वाली ऊर्जा बिखेर रही थी। मेरी इस पत्नी का व्यक्तित्व वाकई दमदार है। एक कमांडर, पूरी तरह से। मुझे खेद है, आज की रात का खाना उन्होंने खुद ही आयोजित किया था। मुझे उम्मीद है कि आपको ज्यादा असहज महसूस नहीं हुआ होगा। ऊपर से कोई नरमी नहीं, लेकिन उसके अंदर की माफी मुझे महसूस हो रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह माफी मांगेगी। बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूं कि वे ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्हें हमारे बीच की पूरी बात नहीं पता। उनकी नीयत साफ है। वैसे भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे खाना वाकई पसंद आया। सेरेना समझ नहीं पा रही है कि मुझे इसमें क्या अच्छा लगा। उसे लगता है कि वह बिना किसी भावना के बात करता है। उसमें उस घमंडी लाड़ प्यार में पले लड़के वाली कोई झलक नहीं है। पर यकीन मानिए, वह अभी सच नहीं बोल रहा है। डिनर के दौरान भी उसने कुछ भी असली जाहिर नहीं होने दिया। उसने खाने के दौरान उसे कुछ बार देखा था। वह साइड डिश को लेकर तो काफी उत्साहित था, पर उसने फ्लैट ब्रेड और स्टीम्ड बंस को बमुश्किल छुआ। मैं जो खाना पिछले 2 दिनों से ला रही हूं, शायद ऐसा नहीं कि वह खा नहीं सकता, बस ये उसे पसंद नहीं है और वह कभी इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोलता। बस चुपचाप खा लेता है, कभी असंतोष का कोई भाव नहीं दिखाता। शायद वह मेरी भावनाओं को ठेस न पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहा है। सेरेना इस बारे में सोचती है और उसे लगता है कि उसमें काफी अच्छे गुण हैं। सेरेना थोड़ा रुकती है। मैं तुम्हारे लिए चूल्हा जला दूंगी, उसके बाद बस ठंडे कोयले बदलकर आंच बनाए रखना। तुम्हें क्या लगता है मुझे चूल्हे का कोयला बदलना नहीं आता? मैं घर के काम नहीं करता, पर इतनी समझ तो मुझ में है।
अगर मैं इतना छोटा सा काम न कर पाया तो यह वाकई मेरी बेइज्जती होगी। मैं मुस्कुराया। बिल्कुल कर सकता हूँ। कमांडर सॉन्ग 3 साल के बच्चे को भी यह आता है। सेरेना के होठों के कोने मामूली से ऊपर उठे। उसकी आंखों में हल्की सी शरारत की चमक थी। तो फिर मैं चूल्हा जला लेता हूँ। समझ गया। मैं तुम्हारे कपड़े ले आता हूँ। फिलहाल कपड़े खुद ही धो लो। अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो मैं किन्हीं आंटियों को मदद के लिए कह दूंगी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। मैं खुद कर लूंगा। हो जाएगा। यह उतना गंदा भी नहीं है, बस हल्का सा खंगालना है। प्लीज किसी को परेशान मत करना। मेरी भी अपनी आत्मसम्मान है और वैसे भी मैं इन आंटियों को पैसे नहीं दे रहा। मैं उनसे अपने कपड़े धुलवाकर सुकून महसूस नहीं कर सकता। और कपड़े धोना काफी आसान है। पानी में भिगो, घिस लो, साबुन निकालो, निचोड़ो और सुखा दो, बहुत सीधा है। मैं फैमिली क्वार्टर की बिल्डिंग की तरफ लौटा, थोड़ा असहज महसूस करते हुए। मैं जहां भी जाता हूं नजरें मेरा पीछा करती हैं। लोगों की गपशप मुझे परेशान कर रही है। मैंने आसमान देखा, बेसिन उठाया और स्नान घर की ओर निकल पड़ा। करीब आधे घंटे बाद मैं धीरे धीरे ऊपर लौटा। हाथ में बेसिन और धुले हुए कपड़ों का सेट था। जब मैं तीसरी मंजिल पहुंचा तो सेरेना को अपने दरवाजे पर चूल्हे के पास काम करते पाया। मैं एक पल रुका, फिर अंदर जाकर कपड़े टांग दिए और वापस बाहर आया। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर सेरेना को निर्देश देते हुए देख रहा था। गलियारे में लोग घूर रहे थे। कमांडर सॉन्ग, आप कितनी परवाह करती हैं? यह यूनिवर्सिटी का छात्र है, इसके हाथ कलम पकड़ने के लिए बने हैं। तुम्हें सच में लगता है कि यह ऐसी कड़ी मेहनत कर सकता है? बकवास करना बंद करो। एथन एक असली किसान परिवार से है। वह पढ़ाई में व्यस्त था, तुम्हारे टाई डांग जैसा नहीं जो हर परीक्षा में फेल होता है और हर वक्त या तो कीचड़ में या नाक बहते हुए घूमता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हें अपने टाई डांग की इतनी चिंता है तो उसे अपने साथ क्यों नहीं रख लेती? मैंने गलत क्या कहा बुढ़िया? सब जानते हैं कि तुम्हारा टाई डांग दिन भर मुर्गियों के पीछे भागता रहता है। स्कूल के बाद रोजाना वह पूरा दिन धूल से सना घूमता है। पिछली बार परीक्षा के बाद तुम उसे स्कूल गेट से मारते हुए घर लाई थी। तुम दोनों सड़क पर चिल्ला रहे थे। जाहिर है फिर से खराब ग्रेड था और तुम्हें शर्म भी नहीं आई। दोनों औरतें लड़ने के लिए तैयार लग रही थीं। मैंने पलकें झपकाईं और बीच में बोला, ठीक है, बहुत हो गया। इस उम्र में दिन भर लड़ना, क्या तुम्हें पता है कितना समय हुआ है? अगर खाली हो तो सोने जाओ। मैंने अपनी नाक रगड़ी और असहज होकर सेरेना की ओर देखा। सेरेना ऐसे पेश आई जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। हो गया। ठंडा कोयला बदलना याद रखना। शुक्रिया। परेशानी के लिए माफी। कम से कम अब यह ज्यादा दिन नहीं चलेगा, वरना एक जवान आदमी का इतनी मदद पर निर्भर होना शर्मनाक है। सेरेना को यह बिल्कुल भी परेशानी भरा नहीं लगा। उसने हल्का सा सिर हिलाया और चली गई। मैंने दरवाजा बंद कर लिया। मैंने एक लंबी धीमी सांस ली। यह अनजान जगह अभी भी ठीक नहीं लग रही। यहाँ की हर चीज मुझे बेचैन करती है। मैं सुस्ती के साथ फैला, एक धीमी हाँ भरी, फिर अपने पैरों से किक मारी। मेरी चप्पलें 2 अलग दिशाओं में उड़ गईं। मैं बिस्तर पर गिरा और खुद को कंबल में लपेट लिया। फैमिली क्वार्टर में तीसरा दिन। सुबह सुबह बाहर के शोर ने मुझे झकझोर कर जगा दिया। बड़ों का बच्चों को डांटना, पड़ोसियों का अभिवादन करना, सब कुछ सीधा मेरे सिर में घुस रहा है। शोर इतना है कि जैसे किसी बाजार में नींद खुली हो। अभी मैं कंबल ओढ़ने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उबासी ली और आधी खुली आंखों से दरवाजा खोलने गया। सेरेना पूरी वर्दी में बाहर खड़ी थी, हाथ में नाश्ता था। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, कुछ बुदबुदाया जो गुड मॉर्निंग जैसा था, फिर घूमकर वापस अंदर आ गया। मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया और सीधे बिस्तर पर औंधे मुंह गिर गया। सेरेना नाश्ते का डिब्बा लिए दरवाजे पर ही दंग रह गई। वह सोचती है कि कल जब मैं आई थी तो वह दोपहर तक सोया था। नाश्ता लाना शायद फालतू था, पर वह आ चुकी थी। वह उसे अंदर ले आई। बेडरूम के दरवाजे से गुजरते हुए उसने अंदर देखा। फर्श पर खुला सूटकेस था, अंदर कपड़े अस्त व्यस्त बिखरे थे, साथ ही छोटी बोतलें और जार जिनका उसे कोई अंदाजा नहीं था। क्या गंदगी है, यह उसका पहला विचार था। फिर उसने फर्श पर पड़ी चप्पलें देखीं। वह चुपचाप कमरे में गई और दोनों चप्पलें उठाकर बिस्तर के पास करीने से रख दी। वह सोचती है कि इस आदमी में सावधानी का कोई नामो निशा नहीं है। वह दरवाजा खुला छोड़कर वापस सो गया और मैं वहीं खड़ी थी। सच कहूं, मैंने नाश्ता बाहर मेज पर रख दिया है। जब उठो तो गर्म कर लेना या मेरे लंच लाने का इंतजार करना। उसकी आवाज ठंडी और साफ थी, जो खाली कमरे में गूंज गई। एक पल बीता, अभी भी कोई जवाब नहीं। उसने 2 उंगलियां अपनी कनपटी पर रखी। ठीक है, जो गहरी नींद में हो उससे बहस करने का कोई फायदा नहीं। उसे एक शब्द सुनाई नहीं दे रहा। वह रुकी नहीं। वह दरवाजे की ओर बढ़ी और निकलते हुए उसने सोचा समझा और ठंडे कोयले वाले चूल्हे को ठीक किया ताकि वह बुझे नहीं। अभी सुबह जल्दी थी। ये सुनो, आज सुबह जब मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गई थी तो मेरी किसी से बात हुई। अब तुम उसे देखकर सोचोगे नहीं कि वह इतनी गरीब ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है, लेकिन जब वह राजधानी में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उसके परिवार ने खास तौर पर उसे बाहर रहने के लिए घर किराए पर दिया और देखभाल के लिए कोई रखा था। तुम मजाक कर रही हो। तभी वह मर्द होकर भी इतना कोमल दिखता है। यह पक्का किसी अमीर खानदानी बच्चे जैसी सुख सुविधा है। पता है वह कितना महंगा होता है? बिल्कुल। खबर है कि वह न खाना बना सकता है, न कपड़े धो सकता है। उसका परिवार इतना चिंतित था कि वह अपना ख्याल नहीं रख पाएगा और उसके परिवार में सब बहनें हैं।
वह इकलौता बेटा है और यूनिवर्सिटी तक पहुंचा है। बेशक उन्होंने उसे लाड़ प्यार दिया। कोई हैरानी नहीं कि कमांडर सॉन्ग रोज खाना लाती हैं। उन्हें पता ही होगा कि वह खाना नहीं बना सकता, वरना वह तो भूखा ही मर जाता। तुम बहुत मजा किया हो। रुको, ये सही नहीं हो सकता। मैंने उसे कल रात स्नान घर से आते समय पानी के बेसिन पर कपड़े धोते देखा था। तुम्हें क्या पता, मैं भी कल कपड़े धो रही थी। मेरी तो उससे बात भी हुई। उसने बहुत ज्यादा डिटर्जेंट डाला था। पूरा बेसिन झाग था और उसने सब कुछ ठीक से खंगाले बिना ही निकाल लिया। इतनी बर्बादी, पर यहाँ उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है तो उसे खुद ही काम चलाना पड़ता है। सच में तलाक जायज है। मैंने उसके जैसा किसान का बेटा कभी नहीं देखा। गांव का हर लड़का 5-6 साल की उम्र से खेतों में काम करता है। किसी यूनिवर्सिटी तक अपनी देखभाल के लिए नौकर रखने की जरूरत पड़ती है। उसके हाथ देखो, साफ दिखता है कि वे कलम पकड़ने के लिए बने हैं। हमारे सख्त हाथों जैसे बिल्कुल नहीं। हालांकि मुझे कहना होगा, वह वाकई बहुत हैंडसम है। इसका क्या फायदा अगर वह घर में एक काम नहीं कर सकता। अगर वह किसी काम का नहीं तो मैं कहती हूं तलाक ही सबसे अच्छा है। कमांडर सॉन्ग तो 10 दिनों के लिए ड्यूटी पर गई हैं, कभी कभी आधा महीना। वह घर आकर क्या पाएंगी? हाँ, देखने में तो बहुत अच्छा है, पर अगर वह कुछ उपयोगी नहीं कर सकता तो बस यही बात है। मेरे बारे में गपशप अब पहले से कहीं तेजी से फैल रही है और हर घंटे और बड़ी होती जा रही है। और मैं जो इसका केंद्र हूं अभी भी गहरी नींद में हूं। जब तक मैं उठता हूं 12 बज चुके होते हैं। मैं सुस्ती से अपना बेसिन और टॉयलेटरीज उठाता हूं और मुंह हाथ धोने के लिए पानी के नल की तरफ जाता हूं। हमेशा की तरह मैं रास्ते में कुछ लोगों से मिलता हूं। उनकी नजरें पहले से ज्यादा अजीब लग रही हैं, पर मैं ज्यादा सोचता नहीं। मैं उनकी आंखों में देखता हूं और हर किसी को देखकर मुस्कुराता हूं। वे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, बहुत अजीब। अच्छा है कि मुझे लोगों के बीच घबराहट नहीं होती, वरना मैं यह झेल नहीं पाता। मुंह धोकर जब मैं कमरे में लौटता हूं तो मेज पर रखे नाश्ते को देखता हूं। रुको, सेरेना आज सुबह आई थी। मैंने अपना माथा ठोक लिया। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने उसे दरवाजे पर खड़ा छोड़ दिया और वापस सो गया। अगर यह नाश्ता यहां नहीं रखा होता तो मैं पूरी तरह भूल गया होता। मैं चलकर डिब्बा खोलता हूं आज सुबह दलिया। देखने में तो मोटा अनाज लग रहा है, और भी अनाज मिले हुए हैं, साथ में अचार और एक स्टीम्ड बन, एक और स्टीम्ड बन। 3 दिन हो गए, हर एक खाना गेहूं आधारित। अगर मैंने और ये बन्स खाए तो मैं खुद एक बन जाऊंगा। मैं अपने सामने रखे नाश्ते को घूरता हूं। मुझे भूख लगी है, शारीरिक रूप से नहीं, पर एक गहरे खालीपन की तरह। थोड़ी देर उसे देखते रहने के बाद मैं उसे हटा देता हूं। रहने दो, आज नहीं। ऐसा लगता है कि सेरेना किसी काम में फंस गई है। वह दोपहर या शाम को नहीं आई। मैं थोड़ा हैरान हूं। मैं चुपचाप सोचता हूं उसका खाना लाना एक दया का काम है। उसका न लाना भी उतना ही ठीक है। मैं पहले ही इन कुछ दिनों से उसका खाना खा रहा हूं और यहां मुफ्त में रह रहा हूं, ये बहुत है। दोपहर में मैं सुबह के नाश्ते को चूल्हे पर गर्म करता हूं। मैं थोड़ा सा खाता हूं, फिर कमरे में बैठकर खाली शून्यता को घूरता रहता हूं। न फोन, न टेलीविजन, न दोस्त, न किताबें। आसपास मनोरंजन का एक जरिया भी नहीं। मैं इस दूसरी दुनिया में इतना रह चुका हूं कि ज्यादातर चीजों के साथ तालमेल बिठा लिया है, पर इस हद की बोरियत कुछ और ही है। मैं इस कमरे में बैठकर अपने पूरे अस्तित्व पर सवाल उठा रहा हूं। मैं बाहर नहीं निकला, थक गया था, लेट गया, प्यास लगी तो पानी पिया, नींद आई तो सो गया। आधी रात बीत चुकी थी। मैं हल्की नींद में था ही कि किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, एक महिला का चीखना और चीजों के टूटने फूटने का शोर। मैं झटके से उठा, लगा कि शायद कोई बुरा सपना था, पर शोर जारी रहा। पूरी तरह होश में आकर मैंने दरवाजा खोला। तीसरी मंजिल के गलियारे में लोग जमा थे। उनके चेहरों पर हैरानी और मजबूरी साफ दिख रही थी। एक आंटी ने मुझे देखा और तुरंत बात शुरू कर दी। तुम्हारी नींद भी खराब हो गई ना? बगल वाले घर का झगड़ा है, कैप्टन जो का घर। उनकी पत्नी फ्लोरालू अभी घर से यहां आई हैं। वो बहुत गुस्सैल हैं, बिना रुके उन पर बरस रही हैं। पता नहीं क्या बात हो गई। मैंने चारों तरफ देखा। कोई झुंझलाहट में शिकायत कर रहा था, क्या यहां किसी को सोने नहीं दिया जाएगा? बाकी लोग मजा लेते हुए सब सुन रहे थे। 2-3 लोग एक साथ खड़े फुसफुसा रहे थे। मैंने अपना हाथ पजामे की जेब में डाला। उंगलियां उस पिन को छू गईं जिसे मैंने दिन में रख लिया था। तभी उस महिला ने 2 रोते हुए बच्चों को गलियारे में धकेला और अंदर पति पर टूट पड़ी। मार्कस जो, तुम बेशम इंसान, मुझे अभी बताओ कि वो औरत कौन थी, वरना मैं बच्चों को लेकर मायके जा रही हूं। मैं पहले ही बता चुकी हूं, मैं उसे नहीं जानता। वो सिर्फ रास्ता पूछ रही थी। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इन शब्दों का उस पर गहरा असर हुआ। फ्लोरालू ने झपट कर उसके चेहरे पर नाखून गड़ा दिए। मार्कस जो को दर्द हुआ और उसने बचने के लिए हाथ ऊपर कर लिए। वो चिल्लाई, तुमने मुझे मारा, दूसरी औरत के लिए मुझे मारा। आज तुम उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे और अब मुझे ही शर्मिंदा कह रहे हो। मार्कस जो, अब मैं नहीं सहूंगी। वो सीधे उस पर टूट पड़ी, हाथ पैर चलाकर। मार्कस जो का भी आपा खो गया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। सब दंग रह गए। लोग उन्हें अलग करने दौड़े। सब ने फ्लोरालू को कम आंका था, कोई उसे हटा नहीं पा रहा था। गलियारे में कोहराम मच गया। मैं उन्हें और भी जोर से लड़ते देख रहा था। पड़ोसियों की गोद में मौजूद बच्चे और भी जोर से रोने लगे थे। शोर बर्दाश्त से बाहर था। मेरा सिर फटा जा रहा था और फ्लोरालू आपा खो रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। ऐसे में उसका बीपी बढ़ सकता था और वो गिर सकती थी। बस ये ख्याल आते ही मैंने कदम बढ़ा दिए।
मैंने जेब में पिन संभाली और फुर्ती से आगे बढ़ा। मैंने फ्लोरालू के कंधे पकड़े और पीछे खींचा। वो झटके से पीछे हटी और वे एक पल के लिए अलग हो गए। उसी पल, जब वो संभल नहीं पा रही थी, मैंने एक्यूप्रेशर पॉइंट पर पिन दबा दी। पूरा शरीर सुन्न होने लगा, ताकत खत्म होने लगी। मैंने दूसरा पॉइंट भी दबाया। उसकी अकड़ ढीली पड़ गई। वो सुस्त और बेहाल लग रही थी। मैं जानता था कि यह सामान्य प्रतिक्रिया है। बेहद गुस्से के बाद अचानक आई थकान। मैं उसे अंदर ले गया और सोफे पर लिटा दिया। फ्लोरालू तुरंत गहरी नींद में चली गई। मैंने बहुत फुर्ती दिखाई। सब कुछ बस चंद सेकंड में हो गया। पीछे खड़े लोग सन्न थे। अभी क्या हुआ? कमांडर सोंग के पति ने ये क्या किया? इधर सरेना, जो अभी ड्यूटी से लौटी थी, अचानक याद आया कि आज वो खाना नहीं लाई। क्या वो खुद कैंटीन गया? कुछ ही दिनों में उसे खाना खिलाना उसकी आदत बन गई थी। एक जवान आदमी भूखा तो नहीं रहेगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कमांडर सोंग, एक समस्या हो गई है। कैप्टन जो और उनकी पत्नी लड़ रहे हैं और मिस्टर यू उसमें फंस गए। तुमने क्या कहा? ईथन किसी तरह उसमें शामिल हो गए। हमें नहीं पता उन्होंने कैप्टन जो की पत्नी को क्या किया, पर वो होश में नहीं आ रही। इमारत की औरतें उन्हें अस्पताल ले गई हैं। दोनों बच्चे रो रोकर बुरा हाल कर रहे हैं। कैप्टन जो अपनी चोटें दिखाने अस्पताल गए हैं। शोर इतना था कि कमांडर वेन को खबर हो गई। पॉलिटिकल ऑफिसर भी अस्पताल चले गए हैं। इतना काफी था कि कैप्टन जो अपने घर को नहीं संभाल सके। अब एक बाहरी इंसान को इसमें घसीटा गया है। गैरिसन अस्पताल के छोटे से कमरे में दोनों बच्चे स्टूल पर बैठे पानी पी रहे थे। कैप्टन जो पास ही बैठा था जब नर्स उसकी मरहम पट्टी कर रही थी। उसके चेहरे और गर्दन पर नाखून के गहरे निशान थे। दवा लगते ही कैप्टन जो ने चुपचाप अपनी मुट्ठी भींच ली। फ्लोरालू अभी भी बेड पर बेहोश थी। जब मार्कस जो ने नेतृत्व और पड़ोसियों को अंदर आते देखा तो उसने अपना सिर झुका लिया। मैं दीवार से टेक लगाकर खड़ा था, हाथ जेब में और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। किसी को देखकर नहीं लगता कि मैं परेशान हूं, बस मेरी आंखों की चमक ये बता रही थी कि अंजाम क्या होगा। कमांडर सोंग, किसी ने सरेना को आवाज दी। मैंने मुड़कर देखा। सरेना तेजी से अंदर आई। उसके बाल पूरी तरह सूखे नहीं थे। वो अभी नहाकर निकली थी। उसमें एक सुकून भरी खूबसूरती थी। अंदर आते ही सरेना की नजर मुझ पर पड़ी। वो सीधे मेरी तरफ आई। क्या हुआ? मैं देख सकता था कि वो परेशान है। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो बोली, क्या तुम घायल हो? मैं उसे घूरता रह गया, हैरान होकर। उस महिला की आंखों में वाकई फिक्र दिख रही थी। आसपास के लोग दंग थे। कमांडर सोंग, ये क्या कर रही हैं? फ्लोरालू बेड पर बेहोश पड़ी है। उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। कैप्टन जो का चेहरा बुरी तरह छिला हुआ है। उसने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें सिर्फ मुझ पर थीं। कमांडर, फ्लोरा अभी तक नहीं जागी। मिस्टर यू के पास एक पिन थी। उन्होंने उसे 2 बार दबाया। वो उन्हें अंदर ले गए और जब हम पीछे गए तो वो होश में नहीं थी। कमरे में सन्नाटा पसर गया। इस शांत लड़के ने एक पिन से उसे बेहोश कर दिया, इतनी तेजी से कि किसी ने देखा तक नहीं। ये वाकई खौफनाक है। मैंने सरेना को देखा जो बस कुछ इंच दूर खड़ी थी। कैप्टन जो और उनकी पत्नी लड़ रहे थे और बात बढ़ गई थी। उनकी पत्नी का बीपी बहुत बढ़ गया था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई थीं। मुझे डर था कि कहीं दिमाग की नस न फट जाए, इसलिए मैंने उन्हें शांत करने के लिए 2 पॉइंट दबाए। जागने पर वो ठीक हो जाएंगी। मेरी शांत आवाज कमरे में गूंजी। सब एक दूसरे को देखने लगे। कमांडर वेन और उनकी पत्नी जो झगड़ा देखकर आए थे बोले, मार्कस जो, फिर तुम्हारा घर? इस बार क्या हुआ? उसने बिना वजह शुरू किया। और मैं बुराई के लिए नहीं कह रहा। फ्लोरा तुम्हारे साथ रहने इतनी दूर आई है, ये आसान नहीं है। उसे थोड़ा मौका दो। कमांडर, आप ही बताइए, क्या मैं गलत हूं? आज एक महिला ने रास्ता पूछने के लिए मुझे रोका था। हमने मुश्किल से 2 शब्द कहे होंगे। फ्लोरा ने फैसला कर लिया कि मेरा अफेयर चल रहा है। मैं इसे कैसे जाने दूं? कमांडर वेन, फ्लोरालू सो रही हैं। वो जल्द ही जाग जाएंगी। उनका बीपी हमेशा हाई रहता है। उन्हें ख्याल रखने की जरूरत है। और वाकई सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने कहा था। फ्लोरालू वाकई सो रही थी। उन्होंने पिन से उसे बेहोश कर दिया और उसे सिर्फ देखकर बता दिया कि बीपी हाई है। ये कमाल की बात है। सबकी आंखों में उनके लिए सम्मान था। मैंने अपनी ठुड्डी उठाई और चुप रहा। मैंने 3 साल की उम्र से ट्रेडिशनल मेडिसिन पढ़ना शुरू किया था। एक मामूली प्रेशर पॉइंट तो मेरे लिए खेल है। सब कुछ काबू में लग रहा है। सब वापस जाओ। रात के 2 बज रहे हैं। अस्पताल से निकलते ही ठंडी हवा ने मुझे झकझोर दिया। मैंने कांपते हुए अपनी बाहें रगड़ी। सरेना ने अपनी मिलिट्री कोट मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने हैरान होकर उसे देखा। तुम सही से तैयार नहीं हो। मैंने डॉक्टर से उधार ली है, कल लौटा देना। मैंने कोट पहनी और उसे देखा। सड़क की धुंधली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका सख्त अंदाज थोड़ा नरम लग रहा था। मेरी ये पत्नी मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा ख्याल रखने वाली है। अस्पताल से क्वार्टर का रास्ता अभी काफी लंबा था। आज रात जो हुआ उसके बाद हम दोनों को नींद का नामोनिशान नहीं था। ईथन, थोड़ी बात करते हैं। बताओ, क्या बात करनी है? तुमने वेस्टर्न मेडिसिन पढ़ी है। एक्यूप्रेशर कहाँ से सीखा? मैं 3 साल का था तब से सीख रहा हूं। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। अच्छा, और असल में एक बात और, अगली बार आधी नींद में दरवाजा मत खोलना। मुझे पता है ये गैरिसन है, यहाँ कोई खतरा नहीं है, और मेरे दरवाजे पर सिर्फ तुम ही आती हो। चिंता मत करो, अब ऐसा नहीं होगा। शायद मैं गहरी नींद में था।
शायद मुझे लगा मैं घर पर हूं। आदत से मजबूर होकर दरवाजा खोल दिया। समझ गई। तो बताओ तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? इस सवाल ने मुझे चौंका दिया। मेरे दिल में एक हलचल सी हुई। सड़क की रोशनी उसकी परछाई को लंबा कर रही थी। अंधेरे में उसके चेहरे की लकीरें कोमल हो गई थीं। मैंने सिर खुजलाया। सच कहूं तो तुम बहुत अच्छी हो, सिद्धांत वाली, समझदार और बेहद जिम्मेदार। एक बेहतरीन कमांडर, एक बेहतरीन साथी। मुंह से निकलते ही मुझे पछतावा हुआ। मैंने साथी कॉमरेड क्यों कहा? हम कानूनी रूप से शादीशुदा हैं। एक गलती से सही, पर क्या साथी सही शब्द है? पिछले कुछ दिनों में उसने मेरा सामान ढूंढा, ठंड में मेरे लिए कोट लाया, मेरा चूल्हा सेट किया और हर रोज मेरे लिए खाना लाया। यहां तक कि मेरे लगातार तलाक पर जोर देने के बावजूद उसने मुझे कभी भी धैर्य के सिवा और किसी नजर से नहीं देखा। कोई और होता जिसकी शादी जबरदस्ती कहीं से भी करवा दी गई होती और फिर दूसरा इंसान उसे तलाक के लिए परेशान करता, तो वो कब का अपना आपा खो चुका होता। सेरेना, तुम वाकई बहुत अच्छी इंसान हो। सचमुच। बात बस ये है कि ये पूरी शादी ही शुरुआत से एक गलती थी। मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता और मैं किसी भी हाल में समझौता नहीं कर सकता। मैं लाड़ प्यार में पला हूं, मैं मुश्किलों के लिए नहीं बना हूं। और सीमा पर रहने के लिए तो मैं और भी अनुपयुक्त हूं। मैं राजधानी वापस जाकर अपनी जिंदगी बनाना चाहता हूं, एक सुकून भरी और स्थिर जिंदगी। मैं जानता हूं मैंने तलाक की अर्जी पर फॉलो अप ले लिया है। अगले 1-2 दिनों में इसका जवाब आ जाना चाहिए। मेरे मन में राहत की एक लहर दौड़ जाती है, लेकिन इसके नीचे अजीब सा खालीपन है जिसे मैं नाम नहीं दे पा रहा। जब तक हम क्वार्टर्स तक पहुंचते हैं आधी रात बीत चुकी होती है। मैं दरवाजा खोलने ही वाला होता हूं कि वो पीछे से मुझे आवाज देती है। इथन, आज रात के लिए शुक्रिया। अगर तुम न होते तो पता नहीं कैप्टन जो के परिवार के साथ मामला कितना बिगड़ जाता। ये तो कुछ भी नहीं था। मैं एक डॉक्टर हूं। मैं किसी को चोट खाते हुए बस खड़े होकर नहीं देख सकता। मैं मुस्कुराता हूं, दरवाजा खोलकर अंदर जाता हूं और बिस्तर पर लेट जाता हूं। मुझे नींद नहीं आ रही। मेरा दिमाग शांत नहीं हो रहा। कैप्टन जो की पत्नी का मामला अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है और मैं इवान के बारे में सोच रहा हूं, जिसने मेरे नाम पर सेरेना से शादी की थी। वो मूर्ख जिसने देहात की एक लड़की के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सच ये है कि उसे मोहरा बनाया गया था और मैं उस औरत को कभी नहीं भूल पाया जिसने उसे बहकाया और फिर उसी नदी से जिंदा निकाल ली गई। इसे यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। सैन्य शादी में हस्तक्षेप करना एक अपराध है। उसने सिर्फ इवान को ही तबाह नहीं किया, उसने लगभग सेरेना की प्रतिष्ठा और करियर को भी खत्म कर दिया था। उसे जेल में आराम से बैठकर सजा पूरी करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगली सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूं। कमांडर वेन, पूरा हिसाब किताब यहां है। तुम कह रहे हो कि इस औरत ने जानबूझकर शुरू से ही इवान को निशाना बनाया था। उसने उसे धोखा दिया, उसके पैसे हड़पे और अंत में उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। हाँ, वो देहात की जिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इवान एक सीधा साधा इंसान था। उसने उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। अब जब इवान नहीं है तब भी उसे एक सैन्य शादी में बाधा डालने की सजा मिलनी ही चाहिए। तुरंत पुराने केस की समीक्षा करने का आदेश दिया जाता है। जब वे गहराई से जांच करते हैं तो पता चलता है कि वो औरत जेल में चुप नहीं बैठी थी। वो लोगों के साथ मिलकर अपनी सजा कम करने की जुगाड़ लगा रही थी। सबूत पुख्ता हैं। सेरेना द्वारा दिए गए मैरिज सर्टिफिकेट और पीड़ित के बयान के साथ उस औरत की सजा बढ़ा दी जाती है। अब वो अपनी बाकी जिंदगी अपने किए के प्रायश्चित में बिताएगी। आखिरकार न्याय मिल ही गया। जब ये खबर गैरिसन पहुंचती है तो सेरेना के लिए हर कोई राहत की सांस लेता है। यहां तक कि जो पड़ोसी गपशप करते थे वे भी अब मुझे अलग नजरों से देखते हैं। उस दोपहर सेरेना तलाक की अर्जी मेरे सामने मेज पर रखती है। वो मेरे हाथ में पेन थमाती है। इसे मंजूरी मिल गई है, हस्ताक्षर कर दो। मैं कागज पर लिखे शब्दों को घूरता हूं। मेरी उंगलियां थम जाती हैं। क्या यही वो नहीं है जो मैं चाहता था? लेकिन अब जब पल सामने है तो मैं खुद को मजबूर नहीं कर पा रहा। पिछले कुछ दिनों की एक एक याद आंखों के सामने तैरने लगती है। रेगिस्तान में जब उसने पहली बार मेरे सामने अपनी सुरक्षा की दीवार हटाई थी। गाड़ी में जिस तरह उसने रास्ते को स्मूथ बनाया ताकि मैं सो सकूं। कैंटीन में वो गेहूं का खाना जिसे मैंने बिना कुछ कहे उसकी तरफ खिसका दिया था। देर रात को मेरा चूल्हा जलाना, फर्श से मेरी चप्पलें उठाना। उसने मुझे एक बार भी किसी चीज के लिए मजबूर नहीं किया। वो मेरे विचारों का सम्मान करती है। उसे मेरी जरूरतों का ख्याल रहता है। छोटी छोटी बातें भी, जैसे कि मुझे गेहूं का खाना पसंद नहीं, कि मैं सार्वजनिक बाथहाउस बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो इन सब बातों को चुपचाप अपने जहन में रखती है। सेरेना, अब मुझे तलाक नहीं चाहिए। तुम क्या कह रहे हो? तुमने अभी क्या कहा? मुझे तलाक नहीं चाहिए। मैं पहले बहुत स्वार्थी था, सिर्फ अपने आराम के बारे में सोच रहा था। मैंने देखा ही नहीं कि मेरे बगल में मौजूद इंसान कितना असाधारण है। तुम असाधारण हो। वो दिन, वो कोई जाल नहीं था जो किस्मत ने मेरे लिए बिछाया था। शायद ये एक तोहफा था, लेकिन तुमने कहा था कि तुम कठिनाइयां नहीं झेल सकते, कि तुम राजधानी वापस जाना चाहते हो। यहाँ हालात बहुत सख्त हैं। मैं हमेशा मिशन पर रहती हूँ, महीनों गायब रहती हूँ। मैं सीख सकता हूँ। मैं खाना बनाना सीख सकता हूँ। मैं कपड़े धोना सीख सकता हूँ। ठंडा कोयला बदलना सीख सकता हूँ। मैं गैरिसन अस्पताल में डॉक्टर के तौर पर काम कर सकता हूँ। अपने ज्ञान से और लोगों की मदद कर सकता हूँ। जब तुम मिशन पर जाओगी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। घर लौटने पर तुम्हारे लिए सूप बनाऊंगा। तुम्हारी पुरानी चोटों का इलाज करूंगा।
मैं हर मुसीबत झेल सकता हूँ, बस तुम मेरे साथ रहो। तभी भीड़ हमारे आसपास जमा हो जाती है। शाबाश बेटा, मुझे पता था कि तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मैंने हमेशा कहा था कि इन दोनों का मिलना किस्मत का खेल है। मैं तलाक की अर्जी पर हस्ताक्षर नहीं करता। इसके बजाय मैं सेरेना का हाथ थाम लेता हूँ। लोगों की तालियों के बीच मैं कहता हूँ, चलो हम शादी की एक नई रिपोर्ट फाइल करते हैं। चलो दोबारा शादी करते हैं। इस बार ये मैं हूं इथन, अपनी मर्जी से तुमसे शादी कर रहा हूं। सेरेना सोंग। सेरेना मुझे देखती हैं और पहली बार वो दिल से मुस्कुराती है। अगले कुछ दिनों में मैं एक एक कदम उठाना सीखता हूं। मैंने मिसेज वैन के मार्गदर्शन में खाना बनाना सीखा। शुरुआत में कुछ भी ठीक नहीं बनता। चीजें जल जाती हैं या बिल्कुल बेस्वाद हो जाती हैं। मैं अपनी नाकामियों पर मुंह बनाता हूं। ये खाने लायक नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कैसा भी बने मैं पूरा खा जाऊंगा। ये मुझे और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। मैं सिर्फ खाना बनाना नहीं सीखता, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ, कोयला बदलता हूँ, कमरे को साफ रखता हूँ। सेरेना ये सब नोटिस करती है। तुम दिन ब दिन और बेहतर होते जा रहे हो। हमारा घर सच में बहुत प्यारा बनता जा रहा है। मैं उसका हाथ थामता हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह देना चाहता हूँ जहां तुम सुकून से लौट सको। बाद में मैं गैरीसन अस्पताल में शामिल हो जाता हूँ। पारंपरिक और पश्चिमी चिकित्सा का मेल इस्तेमाल करके सैनिकों का इलाज करता हूँ और अपने मेडिकल ऑयल का उपयोग करता हूँ। एक बार ट्रेनिंग के दौरान एक सैनिक खुद को चोट पहुंचा लेता है। तेल लगाने के बाद उसके चेहरे की घबराहट लगभग तुरंत कम हो जाती है। वो खिलखिलाकर कहता है, डॉक्टर यू, आप तो जादूगर हैं। आपका ये तेल तो अद्भुत है। जब तक मदद मिल रही है बस वही मायने रखता है। सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ट्रेनिंग की नई चोट हो या पुरानी चोट का दर्द। उस तेल की थोड़ी सी बूंदें और दर्द गायब। आप हम सबके लिए चमत्कार हैं डॉक्टर। मैं अपने परिवार को भी सीमा पर मिलने के लिए बुलाता हूँ। जैसे ही मेरे माता पिता और बहनें सेरेना को देखते हैं, वे उसका हाथ पकड़ लेते हैं और छोड़ना नहीं चाहते। हमारे इस बेटे को वाकई कोई अनमोल खजाना मिला है। सेरेना कितनी प्यारी है। तुम इसका हमेशा ख्याल रखना। बिल्कुल। तुम्हें यहाँ खुश और अपनी जिंदगी बनाते हुए देखकर अब हम बेफिक्र हो सकते हैं। इवान का परिवार भी माफी मांगने खुद आता है। वे मेरा हाथ थाम कर कहते हैं, बेटा, हमने उस वक्त बहुत बड़ी गलती की थी। वो कागज चुराकर जो हमने शुरू किया उसका पछतावा हम तब से ढो रहे हैं। कृपया हमें माफ कर दें। मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूं, वो जा चुका है। शिकायतें उसके साथ ही खत्म हो गईं। मैं वादा करता हूं कि मैं सेरेना का बहुत ख्याल रखूंगा और इस परिवार की रक्षा करूंगा। आधे साल बाद सेरेना और मैं गैरीसन में एक सादी सी शादी करते हैं। कोई बड़ी रस्म नहीं, बस हमारे साथी सैनिक और उनके परिवार खाना पीना शेयर करते हुए ऐसे खुशियां मना रहे हैं जैसे कोई नया साल हो। सेरेना अपनी वर्दी में मेरे साथ खड़ी है। उसकी आंखों में वो गर्माहट है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं उसका हाथ थामकर सबकी शुभकामनाओं के बीच कहता हूं, मुझे लगता था कि शादी का सर्टिफिकेट महज एक उलझन है। अब मैं जानता हूं कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। सेरेना, जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं तुम्हारा पहरेदार बन के खड़ा रहूंगा। तुम हमारे देश के रक्षक बने रहो। हम कभी अलग नहीं होंगे। वक्त के साथ मैं गैरीसन अस्पताल का मुख्य सदस्य बन जाता हूं। अनगिनत सैनिकों का इलाज करता हूं। मेरा तेल और सनस्क्रीन और बेहतर हो गया है। अब ये सिर्फ गैरीसन तक सीमित नहीं, सैनिकों के परिवारों की त्वचा संबंधी दिक्कतों में भी मदद करता है। सेरेना को प्रमोशन मिलता है और उसका तबादला राजधानी के गैरीसन में हो जाता है। मैं भी उसके साथ जाता हूँ। मैं राजधानी के अस्पताल में चिकित्सा जारी रखता हूँ। हमारी एक प्यारी सी संतान है और वीकेंड पर हम बच्चे को लेकर मेरे माता पिता से मिलने जाते हैं। पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। कभी कभी मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ जब मैं पहली बार सीमा पर पहुंचा था। मैंने रेगिस्तान में 4 घंटे पैदल सफर किया था। दिमाग में सिर्फ तलाक का भूत सवार था। लेकिन किस्मत बहुत अजीब चीज है। गलती से साइन किए गए शादी के सर्टिफिकेट ने मुझे जिंदगी के सबसे बड़े प्यार तक पहुंचाया। बेस्ट लाइफ वो नहीं जिसमें रुकावटें न हो। बेस्ट लाइफ वो है जिसमें कोई ऐसा हो जिसे प्रोटेक्ट करना वर्थ हो। एक मकसद जिसके लिए आप खुद को समर्पित कर सकें। एक घर जो सुकून से भरा और जिंदा दिल हो। सेरेना मेरे कंधे पर सिर रखती है। वो खिड़की से ढलते हुए सूरज को देखती है। इथन, रुकने के लिए शुक्रिया। ये मुझे कहना चाहिए। तुमने मुझे दिखाया कि जीने लायक जिंदगी क्या होती है। तुम्हारी वजह से मेरे पास सब कुछ है। तुम बहुत थक गए होगे। पहले थोड़ा गर्म पानी पी लो। मैंने तुम्हारा मनपसंद सूप बनाया है। तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा सूप पीने का मन है? जब भी तुम थकते हो तुम्हें हल्का खाना पसंद आता है। मैं ध्यान रखती हूँ। चलो अब खाओ। इस बार मैंने इसे जलाया नहीं है। पिछली बार से कहीं बेहतर है। हमारे डॉक्टर और भी बेहतर होते जा रहे हैं, न सिर्फ दवा में बल्कि किचन में भी। बिल्कुल। जरा देखो तो उसके पति कौन है। ये नन्ही जान तो हर दिन तुमसे और जुड़ती जा रही है। क्या तुम भी बचपन में ऐसी ही थी? बहुत भावुक और हर वक्त ध्यान खींचने वाली, तुमसे चिपक कर रहने वाली। ये बच्ची बिल्कुल मेरे जैसी है। बस एक बार मां कह दिया। बच्ची के सामने ऐसी बातें मत करो। उसे इस तरह शांत और सहज देखना। मैं गैरीसन के उन शुरुआती दिनों को याद किए बिना नहीं रह पाता। तब मेरे दिमाग में सिर्फ तलाक का ख्याल रहता था। अब मैं एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ूंगा।
खुद मुझे भी यकीन नहीं होता। तुम क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था कि जब मैं पहली बार आया था तो हर चीज की शिकायत करता था और भागने की जल्दी में था। मैं पूरी तरह मूर्ख था। उस वक्त मैं तुमसे रोज चूल्हा जलवाता था और मैंने उसे बहुत हल्के में लिया। सच कहूं तो मुझे लगा था कि तुम किसी कीमत पर नहीं रुकोगे। सामूहिक स्नान घर में जाने से मना करना, गेहूं का खाना ठुकराना, दोपहर तक सोते रहना। मुझे वाकई चिंता थी कि तुम बचोगे कैसे। और फिर भी तुमने मेरा कितना ख्याल रखा। मुझे गेहूं का खाना पसंद नहीं था तो तुम चुपचाप मेरे लिए चावल ले आते थे। मुझे शोर से नफरत है, इसलिए हर बार जब तुम आते तो जितनी हो सके उतनी शांति से चलते। जब मैं आधी रात को कैप्टन जो के पारिवारिक मामले सुलझा रही थी, तब तुमने बाकी सब छोड़कर सबसे पहले यही पूछा था कि क्या मुझे चोट तो नहीं लगी। तुम मेरे पति हो, जाहिर है मैं तुम्हारी रक्षा करती। उस रात तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूं। मैंने कहा कि तुम एक अच्छे साथी हो। मुंह से निकलते ही मुझे पछतावा हुआ था। सेरेना, मैं सिर्फ तुम्हारा साथी नहीं बनना चाहता, मैं वो इंसान बनना चाहता हूं जो ताउम्र तुम्हारे साथ रहे। जब मैंने तुम्हें उस तलाक की अर्जी पर दस्तखत न करते हुए देखा तो मेरा दिल धड़कना भूल गया था। सीमा पर चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों न हो, जब तक तुम वहां हो मैं रहना चाहता हूं। मैं खाना बनाना, कपड़े धोना, कोयला भरना सीख सकता हूं। मैं गैरिसन डॉक्टर बनकर तुम पर और उन सैनिकों पर पहरा दे सकता हूं जिनकी तुम रक्षा करती हो। उसके बाद मैंने मिसेज वेन के साथ खाना बनाना सीखा। हर बार जब मैं कोई डिश मेज पर लाता हूं तो नर्वस हो जाता हूं। सेरेना, चख कर देखो, अगर ठीक नहीं बना तो मैं फिर बना दूंगा। और हर बार वो मुस्कुराकर कहती है, ये बहुत स्वादिष्ट है, मेरी अब तक की सबसे अच्छी डिश। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा, सब कुछ जलाने से लेकर वाकई कुछ बनाना सीखने तक। ये सब इसलिए ताकि जब वो घर आए तो एक गर्मा गर्म खाना उसका इंतजार करे। गैरिसन आने के 1 साल बाद मैंने औषधीय तेल का फार्मूला और बेहतर कर दिया। मैंने उसे मुस्कुराहट के साथ सबको मुफ्त में बांटा और हमेशा सेरेना के लिए एक बोतल अलग रख देता। तुम बहुत कठिन ट्रेनिंग करती हो, तुम्हें हर जगह पुरानी चोटें हैं, इसे हर रोज लगाओ। तुम्हारे पास रहने से हर घाव जल्दी भर जाता है। मैं उसके लिए एक खास सनस्क्रीन भी बनाता हूं। वहां रेगिस्तान की हवाएं बहुत तेज हैं, सूरज की तपिश बेहिसाब है। खुद को जलने मत देना। ये दुनिया की सबसे अच्छी सनस्क्रीन है, सिर्फ एक इंसान को ये मिलती है। जब सेरेना मिशन पर जाती, मैं हमेशा दरवाजे पर उसका इंतजार करता। जैसे ही वो लौटती मैं पूछता, क्या तुम थक गई हो? क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने सूप गरम रखा है। तुम्हें वहां इंतजार करते पाकर, चाहे मैं कितनी भी दूर गई हूं या कितनी भी थकी हूं, सब वसूल हो जाता है। डोकोयू, मैं जा रही हूं, अपना ख्याल रखना। आज रात तुम घर आओगी तो मैं यहीं रहूंगा। किसने सोचा था हमारा लाडला लड़का ऐसा बन जाएगा? तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए मैं कुछ भी सीख सकता हूं। मैं कभी बहनों का दुलारा सबसे छोटा बच्चा हुआ करता था। अब मैं एक पति हूं, एक पिता। मेरे पास संभालने के लिए एक घर है। सप्ताहांत पर जब हम बच्ची को अपने परिवार से मिलवाने ले जाते हैं, मेरी माँ कहती है, सेरेना, हमारा ये लड़का तो बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। ये सब तुम्हारी बदौलत है। माँ, ये बहुत समझदार है और मेरा बहुत ख्याल रखता है। घर का वो नन्हा तानाशाह एक ऐसे इंसान में बदल गया जो अपनी पत्नी पर जान छिड़कता है। हर ताले की एक चाबी होती है। इस शादी के जरिए सेरेना से मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। मैं हमेशा उसे संजो कर रखूंगा। मुझे हमेशा पता था कि तुम दोनों का साथ लिखा हुआ है। मैंने तभी सेरेना से कहा था कि वो पीछे न हटे, पर उसने एक न सुनी। देखो उन्हें अब, देखो वो कितने खुश हैं। मैं गलत नहीं था। ईथन एक अच्छा इंसान है। वो है। मैं बहुत खुशनसीब हूं। ईथन, क्या तुम्हें यहां रुकने का कभी पछतावा हुआ? एक बार भी नहीं। मैं कभी आराम को सबसे ऊपर रखता था, लेकिन अब जानता हूं कि जितनी दौलत मेरे पास है वो क्या खरीद पाती। सबसे अच्छी जिंदगी ये है। तुम हमारा बच्चा, ये घर, तुम हमारे देश पर पहरा देती हो। मैं तुम पर पहरा देता हूं। वो उस बंजर मैदान का सबसे लचीला पेड़ है, गैरिसन की सबसे दुर्जय कमांडर। और वो इंसान है जिसे मैं, ईथन यू, अपनी पूरी ताकत लगाकर बचाऊंगा। एक मैरिज सर्टिफिकेट ने 2 लोगों को हजारों मील खींच लाया। सीमा पर हुई एक मुलाकात ने जीवन भर का साथ पक्का कर दिया। हर साल दर साल, अब से लेकर आगे तक, इस जिंदगी के हर एक साधारण खूबसूरत पल में मैं सेरेना सोंग के साथ रहूंगा। काले बालों की पहली लट से लेकर सफेद बालों की आखिरी लट तक, जवानी से बुढ़ापे तक, एक साथ, बिना अंत के। राजधानी में वापस आकर आखिरकार हमारे पास एक घर है जो वाकई हमारा है। कोई रेगिस्तानी हवा या रेत नहीं, पतली दीवारों से आती कोई आवाज नहीं, एक चमकदार खुली बालकनी, एक गर्म रसोई। इस घर की हर एक चीज हम दोनों ने मिलकर चुनी है। यहां जिंदगी स्थिर और शांत रूप से मधुर है। सुबह मैं हमेशा अलार्म से पहले जाग जाता हूं। मैं सावधानी से उठता हूं ताकि गहरी नींद में सोई सेरेना की नींद न टूटे। बच्ची तेजी से बड़ी हो रही है। हर सुबह वो शामिल हो जाती हैं। छोटे छोटे कदमों से रसोई के दरवाजे पर आकर फ्रेम पकड़ती है और चिल्लाती है, डैडी। वो नन्ही सी आवाज किसी को भी पिघला सकती है। मैं खाना बनाता हूं और साथ ही उसके साथ खेलता भी हूं। खिड़की से आती सुबह की रोशनी हम दोनों पर पड़ती है, शब्दों से परे सुकून। जब तक सेरेना जागती है, मेज पर हमेशा गर्मा गर्म नाश्ता तैयार रहता है। वो वर्दी पहनकर बैठती है, चेहरा कोमल। अब वो सीमा वाली सख्त और अछूती कमांडर नहीं है, सिर्फ मेरी पत्नी। वो शांति से खाना खाती है। कभी कभार वो हाथ बढ़ाकर मेरी थाली में खाना रख देती है।
3 लोगों के लिए नाश्ता, सादा पर गर्माहट से भरा। जब वो तैयार होकर निकलती है तो मैं हमेशा उसे दरवाजे तक छोड़ने जाता हूँ। मैं उसका कॉलर ठीक करता हूँ और कहता हूँ, ख्याल रखना। वो पलटकर मुस्कुराती है और बस ऐसे ही पूरा दिन और रोशन लगने लगता है। कैपिटल गैरिसन अस्पताल में पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा के संयोजन से मैंने एक कुशल सैन्य डॉक्टर के रूप में अपनी साख बना ली है। सैनिकों में खबर फैल गई है कि मैं पुरानी ट्रेनिंग की चोटों के इलाज में माहिर हूं और कई लोग विशेष रूप से मेरे पास आते हैं। मैं हर एक को देखभाल और धैर्य के साथ देखता हूं। मैं सुधरे हुए औषधीय तेल को मुफ्त बांटता हूं। परिणाम लगातार अच्छे आते हैं। जब काम कम होता है, मैं अपने ऑफिस में केस नोट्स व्यवस्थित करता हूं या इलाज के नए तरीकों पर काम करता हूं। दिन भरे हुए और उद्देश्यपूर्ण लगते हैं। मैं उस कॉलेज ग्रेजुएट जैसा बिल्कुल नहीं हूं जो कभी सिर्फ आराम करना और जल्दी अमीर बनना चाहता था। दोपहर में मैं बच्ची को स्कूल से सही समय पर ले आता हूं। वो मुझे देखते ही अपने छोटे बैग को हिलाते हुए तुरंत दौड़ कर आती है। वो मेरी बाहों में गिरती हैं। प्री स्कूल में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बिना रुके बकबक करती है। घर लौटते वक्त हम ताज़ा सामान खरीदने रुकते हैं। मैं सोचता हूं कि क्या सेरेना रात के खाने के लिए घर आ पाएगी। मैं उन व्यंजनों के बारे में सोचता हूं जो उसे पसंद है। मैं अभी जो उगाता हूं उनमें से कुछ उन बीजों से शुरू हुआ जो सेरेना रेगिस्तान से वापस लाई थी। वे अब राजधानी की धूप में खूब फल फूल रहे हैं। जिस शाम सेरेना सामान्य समय पर घर आती है, घर जिंदा हो उठता है। वो लिविंग रूम में बच्ची के साथ खिलौनों से खेलती हैं। मैं रसोई में खाना बनाता हूँ। बर्तनों की खड़खड़ाहट, बच्ची की हंसी, सेरेना की धीरे धीरे निर्देश देती आवाज, ये सब मिलकर दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज बन जाते हैं। मेरा खाना बनाना काफी बेहतर हो गया है। अब कुछ भी जलता नहीं, कोई भी डिश फीकी नहीं होती। हर डिश उसके लिए है। वो हमेशा मुस्कुराकर कहती है कि मेरा खाना दुनिया में सबसे अच्छा है। जिस रात वो देर से काम करती है या मिशन पर बाहर होती है, मैं बच्ची के साथ शांति से चीजें जारी रखता हूँ। नहलाने का समय, कहानी का समय। एक बार जब बच्ची सो जाती है तो मैं लिविंग रूम की लाइट छोड़ देता हूँ और चूल्हे पर सूप गर्म रखता हूँ। चाहे कितनी भी देर क्यों न हो जाए, जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, कुछ गर्मा गर्म उसका इंतजार कर रहा होता है। वो थक कर सोफे पर गिर जाती है। मैं उसके बगल में बैठता हूँ। मैं धीरे धीरे उसके कंधों और गर्दन का तनाव दूर करता हूँ। मैं उसे दिन की छोटी छोटी बातें करते हुए सुनता हूँ। कोई रुकावट नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस शांति से वहां मौजूद रहना। सप्ताहांत वो समय है जब हम सबसे चैन की सांस लेते हैं। मैं सेरेना और बच्ची को पार्क ले जाता हूँ। हम बच्ची को घास पर दौड़ते देखते हैं। हम धूप में बेंच पर साथ बैठकर बिना किसी खास बात के बातें करते हैं। सोचने के लिए कोई मिशन नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, बस एक दूसरे का साथ और हमारे सामने मौजूद पल का सुकून। कभी कभार हम मेरे गृहनगर वापस जाते हैं। मेरे माता पिता और बहनें जब हम तीनों को खुशहाल देखते हैं तो वो मुस्कुराना बंद नहीं कर पाते। वो सेरेना के हाथ पकड़कर रखते हैं। सेरेना की पुरानी चोटें अब शायद ही कभी उभरती हैं। मेरे द्वारा किए गए इलाज की देखभाल का शुक्रिया। मैं उसे एक समर्पित सनस्क्रीन बनाकर देता हूं और वो उसे हर जगह साथ रखती है। चाहे वो ट्रेनिंग कर रही हो या बाहर जा रही हो, वो कभी कुछ और इस्तेमाल नहीं करती। ये वो कोमलता है जो सिर्फ मेरी है। कोई और इसकी बराबरी नहीं कर सकता। मैं उसकी आंखों के कोनों पर गहरी और कोमल हंसी की रेखाएं देखता हूं। मेरा दिल कृतज्ञता से भरा है। शुक्र है कि मैंने तब हार नहीं मानी। शुक्र है मैंने रुकने का फैसला किया। पहले की सारी उलझनें और गांठें वक्त के साथ धीरे धीरे घुल गई हैं। जिस आराम का मैं कभी पीछा करता था वो आखिरकार मेरे हाथों में है और ये मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। दौलत या ऐशो आराम की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वो मेरे साथ है। हमारे पास हमारा बच्चा है। हमारे पास एक संपूर्ण और गर्मजोशी से भरा घर है। मैं उसे अपने करीब खींचता हूँ। मैं उसे और मजबूती से पकड़ता हूँ। मैं आसमान में फैले सितारों को देखता हूँ और गहराई में मुझे पूरा यकीन है तुम हमारे देश पर पहरा देती हो। मैं तुम पर पहरा देता हूँ, साल दर साल, कभी अलग नहीं। राजधानी लौटने के बाद ये हमारा जीवन है, शांत और स्थिर। कोई बड़ा ड्रामा नहीं, कोई चकाचौंध भरा तमाशा नहीं, और फिर भी ये दुनिया की हर चीज से बेहतर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।